सब मेरे साथ क्या हो रहा है? दाली झेंगोगोंग के वारिस, धिक्कार है। यह शरीर जिसका है वह तो पूरी तरह से एक चापलूस निकला। उस औरत के लिए जिसने उसे धोखा दिया, उसने अपनी उपाधि और सारी संपत्ति तक गवा दी। मुजियान, अपनी हालत तो देखो, न कलम उठा सकते हो, न घोड़े पर सवार हो सकते हो। अगर तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई उस खोखली प्रतिष्ठा का सहारा न होता तो तुम सड़क के आवारा कुत्तों से भी बदतर होते। उपकार के बदले मैं तुम्हारे उपहार स्वीकार कर सकती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मैं लू युनक्सुए अपनी खुशी खुद चुनना चाहती हूँ। मेजबान की भावनाओं में तीव्र हलचल का पता चला है। सर्वोच्च विकल्प प्रणाली सक्रिय। विकल्प 1, अपमान सहकर चापलूसी जारी रखें। पुरस्कार 1, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कलंक की टोपी। विकल्प 2, वापस जाकर सारे संबंध तोड़ लें। पुरस्कार 1, शक्तिशाली बाघ का बल। विकल्प 2 चुनता हूँ, भाड़ में जाए यह चापलूसी, अब मैं यह और नहीं सहूंगा। लू युनक्सुए, सगाई के बावजूद तुम किसी और मर्द के साथ घूम रही हो, यह विश्वासघात है। मेरे परिवार के उपकार को भूलकर तुम मुझ पर ही वार कर रही हो, यह अधर्म है। सबके सामने एक वीर के वंशज का अपमान करना यह क्रूरता है। मेरे माता पिता का सम्मान न करना यह कुपुत्र होने का प्रमाण है। तुम जैसी विश्वासघाती, अधर्मी, क्रूर और कुपुत्री मेरे मुंह परिवार की दहलीज पर कदम रखने के योग्य भी नहीं हो। आज मैं मुजियान तुम्हें लू युनक्सुए त्यागता हूँ। आज से हमारे सारे संबंध समाप्त। पुरस्कार, बाघ का बल प्राप्त हुआ। मुजियान, रुको, सगाई तोड़ना ठीक है, लेकिन तुम्हें 3 दिन बाद होने वाले विजय भोज में सबके सामने यह कहना होगा कि यह सगाई तुमने तोड़ी है, ताकि लोग मुझे अधर्मी न समझें। नया विकल्प सक्रिय। लू युनक्सुए की मांग, विजय भोज में खुद सगाई तोड़ने की घोषणा करो। विकल्प 1, अस्वीकार करें। पुरस्कार 5000 चांदी के सिक्के। विकल्प 2, भोज में जाकर उन्हें सबक सिखाएं। पुरस्कार फांग तियान हुआ जी भाला, बावांग भाला कला। ठीक है, 3 दिन बाद मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा तुम लू युनक्सुए मेरे मुंह परिवार के योग्य नहीं हो, और सबको यह भी देखने दूंगा कि तुम्हारे इस मुखौटे के पीछे आखिर क्या छिपा है। कितनी अद्भुत शक्ति है। अब समय आ गया है अपनी चीजें वापस लेने का। महाराज झेंगोगोंग के वारिस मुजियान बाहर आपसे मिलना चाहते हैं। वह फिर आ गया। इस महीने में कितनी बार आ चुका है? क्या वह फिर से अपनी उस बेवफा मंगेतर के लिए कुछ मांगने आया है? उसे अंदर आने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह और कितना गिर सकता है। झान यिंग, महाराज मैं मुजियान प्रणाम करता हूँ। बोलो, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें याद दिला दूं, उसका वह फेंगुओ का खिताब पहले ही एक अपवाद था। महाराज, मैं अतीत में मूर्ख था, प्रेम के मोहजाल में फंसा था, अपने ही कुल का विनाश कर बैठा। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। एक वीर पुरुष का जन्म इस धरती पर देश की सेवा करने के लिए होता है, प्रजा की रक्षा करने के लिए होता है। क्या मैं दिन भर तुच्छ प्रेम संबंधों में डूबा रहूं और अपने पूर्वजों के गौरव को कलंकित करूं? मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, मुझे ज़ेंगोगोंग हवेली को फिर से खोलने की अनुमति दें और शियानझेन शिविर की कमान मुझे सौंप दें। मैं अपने इस शरीर के अंतिम रक्त बिंदु तक अपने दाली साम्राज्य के लिए साम्राज्य का विस्तार करूंगा और सीमाओं की रक्षा करूंगा। मुजियान, क्या तुम जानते हो ज़ेंगोगोंग हवेली को फिर से खोलने का अर्थ क्या है? तुम किन चुनौतियों का सामना करोगे? खुले वार और गुप्त षड्यंत्र, लोगों के मन का कपट, तुम्हारे पिता के पुराने शत्रु। मैं किसी से नहीं डरता। पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा, पिता का बदला पुत्र लेगा। मुँह परिवार का सम्मान मैं अपने हाथों से वापस लाऊंगा। मुँह परिवार के शत्रु मैं अपने हाथों से उनका अंत करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि तुम मेरे शाही रक्षक दल के कमांडर के सामने 10 वार तक टिक गए तो मैं तुम्हें हवेली फिर से खोलने की अनुमति दूंगा और तुम्हारा पद भी बहाल कर दूंगा। शाही रक्षक कमांडर शेन कांगवू को बुलाओ। युवराज मु, कृपया। युद्ध में दया का कोई स्थान नहीं होता, सावधान रहना। महाराज, क्या यह परीक्षा सफल रही? बहुत अच्छा, मैं अभी आदेश जारी करता हूँ। ज़ेंगोगोंग हवेली को फिर से खोला जाए और तुम्हें तुम्हारा युवराज का पद वापस दिया जाता है। यह ज़ेंगोगोंग का पद है। अब तुम जा सकते हो। जाओ, मेरे लिए बारीकी से जांच करो आखिर मुजियान के साथ क्या हुआ था और ज़ेंगोगोंग की युद्ध में मृत्यु का मामला, इसकी तह तक जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन सा षड्यंत्रकारी है। ओह, क्या यह वही नहीं है जिसे ठुकरा दिया गया था? क्या हुआ? पछतावा हो रहा है। फिर से दुम हिलाते हुए भीख मांगने आ गए। बहन देखो, मैंने कहा था ना कि यह निकम्मा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और यह कुत्ते की तरह रेंगते हुए वापस आ गया। मैं यहाँ तुम लोगों से बकवास करने नहीं आया हूँ। मेरे पिता का झेंटियान धनुष मुझे वापस करो। मुजियान, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? जो वस्तु मेरे लू परिवार के घर में आ गई वह अब लू परिवार की है। तुम क्या चाहते हो? ठीक है, पहला, घुटने टेको मुख्य सड़क पर मुझे और पेई जियानजी को झुककर माफी मांगो। दूसरा,
अपने उस मित्र ली जुक्सुआन को कहो कि मेरे बड़े भाई को फिर से अपना शिष्य बना ले। तीसरा, मेरी झेंगोगोंग हवेली अभी भी 3 लाख तांग चांदी का कर्ज बाकी है, तुम तुरंत उसका भुगतान करो। मुजियान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब एक साधारण व्यक्ति मात्र हो। मेरी बहन एक सम्मानित महिला है। तुम्हें कुचलना एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। जल्दी करो और मेरी बहन के कहे अनुसार करो, वरना शाही फरमान आ गया है। यह महाराज का उपहार है। निश्चित रूप से यह ल्यू यूनक्सुए के लिए होगा। ल्यू यूनक्सुए, जल्दी करो, जल्दी से आगे आओ और फरमान स्वीकार करो। अरे वाह, मेरे झेंगोगोंग, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। महाराज का आदेश है, आप खड़े होकर ही सुन ले। घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का फरमान है। झेंगोगोंग के पुत्र मुजियान, देश के प्रति तुम्हारी निष्ठा और परिश्रम ने सम्राट का हृदय जीत लिया है। विशेष आदेश से तुम्हें पुनः झेंगोगोंग की सत्ता सौंपी जाती है। हवेली के द्वार पुनः खोलें और अपनी उपाधि ग्रहण करें। आज्ञा का पालन हो। बधाई हो झेंगोगोंग। भविष्य में आशा है कि आप महाराज के समक्ष मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। गाओ, कुछ लोग तो अपनी संकीर्ण सोच के कारण हीरे की परख नहीं कर पाते। झेंगोगोंग, भविष्य में अपनी आंखें खुली रखिएगा। ऐसी तुच्छ वस्तुओं को अपनी हवेली को मैला न करने दे। मुझे अब महल वापस लौटना होगा। मैं विदा लेता हूँ। अब क्या तुम मेरे पिता का धनुष मुझे वापस लौटाओगी? वापस करो, जल्दी जल्दी जाओ और झेंतियान धनुष झेंगोगोंग के लिए लेकर आओ। जल्दी करो। सुनो, इन 3 वर्षों में तुम लोगों ने ल्यू परिवार के माध्यम से जो कुछ भी लिया या उधार लिया है, कुल मिलाकर 5,80,000 तांग चांदी है। 3 दिनों के भीतर बिना एक पैसा कम किए झेंगोगोंग हवेली में पहुंचा देना। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं तुम्हारे ल्यू परिवार के किसी सदस्य का पैर तोड़ दूंगा। अगर कर्ज नहीं चुकाया। हम्फ। झेंगोगोंग, वह झेंगोगोंग कैसे बन गया? यह गलत है। वह अभी भी मेरे पेई जियांजी से बेहतर नहीं हो सकता। मेरे पेई जियांजी। यूनक्सुए, आज के बाद तुम्हारा और मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। जो लोग केवल अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा पर निर्भर हैं, वे अंततः बीते कल के फूल की तरह मुरझा जाएंगे। वे चर्चा के योग्य भी नहीं है। 9वीं राजकुमारी झेंगोगोंग, आज की दावत और नृत्य भले ही सुंदर है, पर इसमें कुछ उत्साह की कमी है। मैं एक तुच्छ योद्धा हूँ। झेंगोगोंग से कुछ दाव सीखना चाहता हूँ ताकि नृत्य में थोड़ा जोश आ सके। क्या आप झेंगोगोंग चुनौती स्वीकार करेंगे? पेई जियांजी, आज यह जीत का जश्न है। युद्ध में रक्तपात उचित नहीं। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ठीक है, मेरे हाथ भी खुजला रहे थे। मुजियान, यह मत समझो कि उपाधि मिल जाने से तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती बन गए हो। आज मैं लू यूनक्सुए की ओर से तुम्हें तमीज सिखाऊंगा। बकवास बंद करो। पेई राजकुमारी साहिबा, क्या यह तमाशा काफी नहीं? क्या आप संतुष्ट हैं? झेंगोगोंग का साहस अतुलनीय है। कोई है? जनरल पेई को उपचार के लिए ले जाओ। तुम्हारी पसंद वाकई बहुत खराब है। आज मैं महाराज की ओर से एक और घोषणा करती हूँ। झेंगोगोंग मुजियान असाधारण पराक्रमी और निष्ठावान है। आगे उन्हें विशेष आदेश दिया जाता है कि वे शियांझेन शिविर का नेतृत्व संभालें। आशा है कि तुम शियांझेन की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाओगे और दाली की रक्षा करोगे। यूनक्सुए, घबराओ मत। मेरे पास उपाय है। जो उन्होंने हड़पा है वह सब उगलवा लूंगा। राजकुमारी साहिबा, मुझे एक और बात कहनी है। जी, कृपया राजकुमारी और सभी अधिकारी न्याय करें। झेंगोगोंग और गिंगो गिंदोहो के बीच विवाह का अनुबंध था। इन वर्षों में झेंगोगोंग ने लू परिवार की आर्थिक सहायता की, जो कि उचित था। अब जब सगाई टूट चुकी है तो झेंगोगोंग ने अपना रंग बदल लिया है। वे भारी धन राशि की मांग कर रहे हैं। यह तो किसी बाजारू लुटेरे जैसा व्यवहार है। राजकुमारी, कृपया न्याय करें और हमें इस बेतुके कर्ज से मुक्त करें। झेंगोगोंग, क्या यह सच है? जी, सच है। हर एक पाई का हिसाब मौजूद है। यह कोई दान नहीं था। यह सब लू परिवार का उधार है। लू परिवार की दादी के जन्मदिन पर 3 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए। 10 पूर्वी समुद्री मोतियों के लिए 80,000 सिक्के। मात्र 3 वर्षों में 18 लाख सिक्के। यह तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गिंदो हो, आप राज दरबार के अधिकारी हैं, फिर भी घर में इतनी फिजूल खर्ची। क्या आपको लज्जा नहीं आती? कर्ज लिया है तो चुकाना ही होगा। यही न्याय का नियम है। तुम दोनों के योगदान को देखते हुए मैं तुम्हें किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देती हूँ। 3 वर्ष की अवधि। पहली किस्त में 50,000 सिक्के अभी दें। इसे तुरंत तैयार किया जाए। न्याय के लिए राजकुमारी का धन्यवाद। शियांझेन शिविर। पिताजी, आपके सैनिक मैंने वापस ले लिए हैं। अगला कदम यह जांचना होगा कि उस वर्ष आखिर आप कैसे शहीद हुए थे। धैर्य खोने वाले मूर्ख लोग।
मुजियान, आज लियूझांग के 7 हत्यारे एक साथ आए हैं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लियूझांग संप्रदाय, छिपकर वार करने वाले चूहों, तुम्हें किसने भेजा है? मरने वाले से इतने सवाल पूछने की क्या आवश्यकता है? सूचना गलत थी, पीछे हटो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? हमारा अपना उसूल है, तुम कभी नहीं जान पाओगे। मैंने अभी हवेली का द्वार खोला ही था कि कोई मुझे खत्म करने आ गया। पिताजी, आखिरकार तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? लियूझांग संप्रदाय को परवाह नहीं कि उनके पीछे कौन है। मैं तुम सबको जड़ से मिटा दूंगा। शियानझेन शिविर के सेनापति झाओ यून, शियानझेन शिविर के 5000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए झेंग गोगोंग का स्वागत है। मैं मुजियान, मु झानियंग का पुत्र, आज इस बाघ मुहर टाइगर टैली के साथ शियानझेन शिविर की कमान पुनः संभालता हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं अपने पिता के नाम पर पलने वाला एक निकम्मा हूँ जो यहाँ खड़े होने के योग्य नहीं, जो तुम लोगों का नेतृत्व करने के लायक नहीं, तुम जैसे 100 युद्धों के अनुभवी योद्धाओं का। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे पिता दाली के झेंगोगोंग मु झानियंग, उनकी मृत्यु वास्तव में कैसे हुई। क्या वे रणभूमि में शहीद हुए? क्या उन्होंने वीरतापूर्वक प्राण त्यागे? अगर ऐसा होता तो मैं मुजियान ऐसे पिता का पुत्र होने पर गर्व करता और तुम ऐसे सेनापति के अधीन काम करने पर गर्व करते। लेकिन उन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। वे एक कुटिल साजिश का शिकार हुए। उनकी मृत्यु का सच कभी सामने नहीं आया। वे हार के कलंक के साथ मरे। क्या तुम उन्हें उनकी मातृभूमि में दफन कर पाए? क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? मेरे पिता के नेतृत्व में अजय युद्ध में हमेशा विजय रहने वाला शियानझेन शिविर, क्या वह इस अपमान को ढोता रहेगा, घिसक घिसक कर जीता रहेगा? क्या तुम बस देखते रहोगे कि तुम्हारे सेनापति की अन्यायपूर्ण हत्या हुई और दुश्मन आजाद घूम रहे हैं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपनी उपाधि वापस ली है। मैंने बाघ मुहर वापस ली है। मैं यहाँ खड़ा हूँ भोग विलास या धन दौलत के लिए नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, बदला मेरे पिता मु झानियंग के लिए, बदला शियानझेन शिविर के खोए हुए सम्मान के लिए, बदला दुश्मनों के खून से अपने अपमान को धोने के लिए, अपनी तलवारों से शियानझेन शिविर का नया गौरव लिखने के लिए। शियानझेन का संकल्प, मृत्यु निश्चित है, पीछे हटना नहीं। लुझों में घुड़सवार डाकुओं ने विद्रोह कर दिया है। हजारों की भीड़ जमा कर ली है। उन्होंने प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। वहाँ अराजकता फैली है। वे आम जनता को लूट रहे हैं। सम्राट विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजना चाहते हैं। मुजियान, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, घुड़सवार डाकुओं का प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लेना यह साबित करता है कि वे साधारण लुटेरे नहीं हैं। डर है कि इसके पीछे किसी कुशल व्यक्ति का हाथ है। यहाँ तक कि हो सकता है कि बाहरी ताकतों का भी इसमें हस्तक्षेप हो। मैं 30,000 सैनिकों के साथ अभियान पर जाने की अनुमति चाहता हूँ ताकि जल्द से जल्द इस विद्रोह का अंत किया जा सके। महाराज, यह तुच्छ कार्य मेरे लिए छोड़ दे। ये मामूली डाकू है। 30,000 की विशाल सेना की क्या आवश्यकता है? मुझे केवल 3,000 कुलीन सैनिकों की आवश्यकता है। लुझों को पूरी तरह से जीतना होगा। डाकुओं के सरगना का वध करना होगा। महाराज के चरणों में समर्पित करना होगा। कुछ लोग राजधानी में लंबे समय से रह रहे हैं, दुश्मनों से डरते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह केवल दूसरों का मनोबल गिराने जैसा है। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। पेई जियांझी युद्धों का अनुभवी योद्धा है। वह डाकुओं की चालों से भली भांति परिचित है। 3,000 सैनिक पर्याप्त होंगे। महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मुझे उपसेनापति के रूप में नियुक्त करें। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर जीत हासिल करूंगा। मुजियान, तुम क्या सोचते हो? विकल्प चुनना। विकल्प 1, तर्क के साथ लड़ना, सेनापति का पद हथियाना, इनाम चमकता हुआ मोती। विकल्प 2, दावेदारी छोड़ देना, इनाम 1 पाउंड शकरकंद के बीज। शकरकंद के बीज 1 पाउंड काफी है। जब कोई खुद मौत को दावत दे रहा हो तो मैं उन्हें क्यों रोकूं? महाराज, यदि पेई जियांझी को इतना आत्मविश्वास है, यह दास पीछे हटने को तैयार है। बस इतना ही। पेई जियांझी को याद दिलाना चाहता हूँ, युद्ध का मैदान बच्चों का खेल नहीं है। दुश्मन को कम न समझे। मुझ ट्रान गोगोंग टीआरएन क्यूयूसी कॉन्ग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस राजधानी में रहें, मेरी जीत की खबर का इंतजार करें। ठीक है पेई जियांझी, मैं तुम्हें डाकू विरोधी सेनापति नियुक्त करता हूँ। लू युनक्सुए उप सेनापति होगी। 3,000 सैनिकों का नेतृत्व करो। आज ही प्रस्थान करो। लुझों के विद्रोह को शांत करो। मैं तुम लोगों की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जी महाराज, आदेश स्वीकार है। पेई जियांझी, लू युनक्सुए, मैं देखना चाहता हूँ तुम इन 3,000 सैनिकों का उपयोग कैसे करते हो लुझों के उस अतल गड्ढे को भरने के लिए। युनक्सुए, देखो, मैंने कहा था न कि ये डाकू टिक नहीं पाएंगे। पूरे रास्ते हमें एक भी दुश्मन दिखाई नहीं दिया। जरूर उन्होंने मेरे पेई जियांझी के नाम के बारे में सुना होगा और डर के मारे भाग गए। पेई जियांझी की युद्ध नीति अद्भुत है। बस यहाँ की पहाड़ियां बहुत खतरनाक है।
सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। सावधानी किस बात की? ये बस कुछ मामूली डाकू है। आदेश दो, तेजी से आगे बढ़ो, जल्द से जल्द पहुंचो। दुश्मन का हमला, व्यूह रचना करो, यहाँ घात है। दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं। रक्षा पंक्ति बनाओ, जल्दी से रक्षा घेरा बनाओ। ए जियान जी, हम जाल में फंस गए हैं। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, जल्दी पीछे हटो, पीछे हटो। कहाँ भाग रहे हो? पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका है। पकड़ लिया। यह तो एक सेनापति है। मुझे मत मारो, मैं शाही दरबार का अधिकारी हूँ। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। महाशय, अब और नहीं बचाया जा सकता, जल्दी भागो। अगर अब नहीं भागे तो सब खत्म हो जाएगा। निकम्मा, सब के सब निकम्मे हैं। 3000 कुलीन सैनिक। लुझो पहुंचते ही घात लगाकर सबको मार डाला गया। पेई जियांझी को बंदी बना लिया गया है। लू युनक्सुए केवल कुछ दर्जन लोगों के साथ जान बचाकर भाग पाई। उन लोगों ने मेरे दाली साम्राज्य की नाक कटवा दी है। लुझो का विद्रोह एक बड़ी आपदा बन चुका है। मुजियान, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, शियांझेन शिविर का नेतृत्व संभालो। लुझो पर दोबारा आक्रमण करने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? विकल्प चुने। विकल्प 1, सेनापति का पद ठुकराकर खुद को सुरक्षित रखना, पुरस्कार ताईजी मुक्केबाजी कला। विकल्प 2, सेनापति का पद स्वीकार कर आक्रमण के लिए निकलना, पुरस्कार रहस्यमय रणनीतिकार को बुलाने का कार्ड। महाराज, मैं मुजियान जाने के लिए तैयार हूँ। इस बार मैं विद्रोह को जड़ से मिटा दूंगा, अपने देश का मान बढ़ाऊंगा और अपमान का बदला लूंगा। उत्तम। मैं तुम्हें झेंगहो बाग को जीतने वाला सेनापति नियुक्त करता हूँ। शियांझेन शिविर का नेतृत्व करो। पांचों सेना टुकड़ियां तुरंत कूच करें। रसद और हथियारों के सभी 6 विभाग पूरी तरह सहयोग करें। इस युद्ध में मैं लुझो को देखना चाहता हूँ, जहाँ फिर से शांति और व्यवस्था बहाल हो। जो आज्ञा महाराज। बिल्कुल बिल्कुल पुराने ड्यूक जैसा दिखता है। मैं मुजियान। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, राजधानी का सबसे बड़ा आवारा। एक स्त्री के लिए, यहाँ तक कि मेरे पिता की छोड़ी हुई पदवी और संपत्ति भी, सब कुछ गवा देने वाला एक निकम्मा। सही कहा, वह मैं ही था। लेकिन वह अतीत की बात है। आज जो मुजियान यहाँ खड़ा है, उसकी केवल एक ही पहचान है, दाली का झेंगहू सेनापति, मुझानियंग का पुत्र। वहाँ कुछ नीच लोग मौजूद हैं, जो मेरे लोगों को मार रहे हैं और मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। क्या तुम लोग इस अपमान को सह सकते हो? मैं मुजियान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मैं तुम सबको लेकर लुझो पर धावा बोलूंगा। दुश्मनों के खून से दुनिया को बता दूंगा। शियांझेन शिविर की तलवारें अभी कुंद नहीं हुई हैं। ट्रस्ट झेंगोगोंग का झंडा अभी झुका नहीं है। शियांझेन का संकल्प मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। मैं जियाजी सेनापति मु को प्रणाम करता हूँ। मैं मूल रूप से पुराने ड्यूक के अधीन एक रणनीतिकार था। 3 साल तक घर पर रहने के बाद अब सुना है कि नए ड्यूक ने पद संभाला है, इसलिए आपकी सहायता करने आया हूँ। अद्भुत जियाजी, यह प्रणाली भी कितनी प्रभावशाली है। यहाँ तक कि पहचान भी पहले से ही व्यवस्थित कर दी। आपकी सहायता पाकर मैं बाघ की तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। श्रीमान, आपकी क्या राय है? हमारी सेना को अब क्या करना चाहिए? युद्ध में गति और अचूक चाल ही जीत दिलाती है। मुख्य सेना को पहुंचने में 3 दिन लगेंगे, लेकिन घुड़सवार सेना 1 दिन में ही लुझो पहुंच सकती है। विद्रोहियों की नई जीत, रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाना आवश्यक है। कुमार, आप स्वयं नेतृत्व करें। हल्की घुड़सवार सेना के साथ रात भर कूच करें। उनके बाहरी शिविर पर अचानक धावा बोलें। पहला, उनके हौसले पस्त करने के लिए। दूसरा, उनकी व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए, ताकि हमारी मुख्य सेना के आने का मार्ग प्रशस्त हो सके। आपकी योजना उत्तम है गुरुदेव। झाओ यून, मैं यहाँ हूँ स्वामी। 500 सबसे कुशल घुड़सवारों को तैयार करो। मैं और गुरुदेव आगे बढ़ेंगे, तुम मुख्य सेना के साथ पीछे से आना। कुमार, इस गांव में कत्लेआम हुए 6 प्रहर भी नहीं बीते हैं। हवा में खून की गंध अभी भी इतनी तीव्र है। इसका अर्थ है कि वे विद्रोही अभी दूर नहीं गए हैं। भूम्बो, भले ही जमीन खोदकर पाताल से भी निकालना पड़े, पर इन दरिंदों को मेरे सामने हाजिर करो। सूचना महाराज, ज़ेंगोगोंग TRNQUC कॉन्ग की सेवा में सामने 8 मील दूर एक घाटी में बड़ी संख्या में विद्रोही देखे गए हैं। वहाँ रोशनी जगमगा रही है। वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? वे शराब पीकर जश्न मना रहे हैं और निर्दोष जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। अनुमान है कि उनकी संख्या 20,000 से कम नहीं है। 20,000? हाँ, क्या भव्य आयोजन है। कुमार, यद्यपि दुश्मन संख्या में अधिक है, पर इस समय वे पूरी तरह बेख पर हैं। यही उन पर धावा बोलने का सबसे उत्तम अवसर है। यदि हम एक ही बार में इन विद्रोहियों को हरा सकें, तो लुझो के सभी विद्रोही थर थर कांप उठेंगे। इससे हमारी सेना को बढ़त मिल जाएगी। मेरा आदेश प्रसारित करो। लक्ष्य सामने वाली घाटी के विद्रोही हैं। मुंह में लगाम लगाकर चुपचाप आगे बढ़ो। मेरे साथ शत्रु का संहार करो। भाइयों, मेरे लुओदा न्यू के साथ चलो। आगे चलकर हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। देखते हैं उस सरकारी अधिकारी की बेटी कैसी है। जब हम लुझो शहर जीत लेंगे, तब उस गवर्नर की बेटी को मैं तुम लोगों में बांट दूंगा। बड़े भाई की जय हो। हम बड़े भाई के साथ हैं। किसी तुच्छ सरकारी नौकरी से तो यह कहीं बेहतर है। कोई मुझे बचाओ।
कोई तो हमें बचाओ। ए बदतमीज औरतों, तमीज से पेश आओ। साहब की सेवा करो। तुम्हें और क्या चाहिए? डाली डाली के जेंगोगों, मुजियान यहाँ आ चुके हैं। एक भी विद्रोही जिंदा नहीं बचना चाहिए। मारो। राज दरबार के लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? मेरे बड़े भाई को चोट मत पहुंचाओ, मैं हूं। कोई भी भागने ना पाए। वे केवल कुछ 100 लोग हैं। उन्हें घेर लो, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें घेर लो, जल्दी। ए नौसिखिए, मैं अभी अपनी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो तुम ही विद्रोही सरगना लुओदा न्यू हो। मेरी जान बख्श दो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। विद्रोही सरगना लुओदा न्यू मारा गया है। जो घुटनों पर हैं, उन्हें बख्श दिया जाएगा। जो विरोध करेंगे, उन्हें मौत के घाट उतार दो। कुमार का पराक्रम अद्भुत है। यह विजय अत्यंत गौरवशाली है। शत्रुओं में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। किंतु किंतु क्या? ये तो बस मुट्ठी भर बिखरे हुए विद्रोही हैं। असली बड़ी मछली तो अभी भी लुझों में छिपी है। हमारी सेना जीत तो गई, पर हम दुश्मन के इलाके में अकेले पड़ गए हैं। यदि वे सब मिलकर हम पर टूट पड़े तो परिणाम अनिश्चित हो सकता है। स्वामी, मेरी तुच्छ राय यह है कि अगला कदम हमें किसी शहर में डेरा डालना चाहिए, ताकि मुख्य सेना की प्रतीक्षा की जा सके। आपकी बात बिल्कुल उचित है। तो सबसे निकट का शहर कौन सा है? अनपिंग काउंटी यहाँ से 100 मील से भी कम दूरी पर है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है और उन्हें अभी तक हमारी सेना के आने की खबर नहीं मिली है। यदि हम चतुराई से उस पर अधिकार कर लें। क्या आपका मतलब है? क्या आपको याद है वे आत्मसमर्पण करने वाले लुटेरे? हम उनका उपयोग कर सकते हैं। लुओदा न्यू का झंडा फहराकर हम अनपिंग काउंटी का द्वार खुलवा सकते हैं। अद्भुत योजना, यही करेंगे। युद्ध क्षेत्र की तलाशी लो। सैकड़ों सैनिकों को लुटेरों के भेष में तैयार करो। मेरे साथ चलो। शहर का द्वार छल से खुलवाएंगे। शहर के बाहर के भाइयों, तुम कौन हो? अपनी पहचान बताओ। क्या तुम्हारी आंखें केवल हवा खाने के लिए हैं? क्या तुम्हें मेरा झंडा दिखाई नहीं दे रहा? लुओदा न्यू, लुओ बड़े भाई का झंडा नहीं पहचानते? क्या तुम अंधे हो गए हो? ओह, तो ये लुओ मुखिया के भाई हैं। क्षमा करें, क्षमा करें। क्या लुओ मुखिया अंदर हैं? उन्हें बाहर बुलाइए, हमें कुछ बात करनी है। मैं अभी द्वार खोलता हूँ। भाइयों के स्वागत के लिए दावत का प्रबंध करो। तुम किस खेत की मूली हो? एक छोटे से काउंटी शहर का मामूली गुंडा, और तुम चाहते हो कि मेरे बड़े भाई बाहर आएं। जल्दी द्वार खोलो। अच्छी शराब और मांस का प्रबंध करो। अगर देरी हुई तो मैं वापस जाकर लुओ बड़े भाई को सब बता दूंगा। तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा करो। तुम्हारे इस छोटे से शहर को तबाह कर दूंगा। तुम्हारा दिल निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा। बड़े भाई, गुस्सा मत होइए। ऐसा नहीं है कि मैं द्वार नहीं खोलना चाहता, पर सुना है कि शाही सेना यहाँ आ रही है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। अगर आप लुओ मुखिया की कोई निशानी दिखा सके तो मैं तुरंत द्वार खोल दूंगा। निशानी? मेरी मौजूदगी ही सबसे बड़ी निशानी है। आज तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की है, कल मैं लुओ बड़े भाई को साथ लेकर आऊंगा और इस सनपिंग काउंटी को रौंद डालूंगा। भाइयों, पीछे हटो। हम यह अपमान सहन नहीं करेंगे। बड़े भाई, रुकिए रुकिए, मुझ नादान से गलती हो गई। मैं अभी द्वार खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ। नहीं, वे शाही सैनिक हैं। द्वार बंद करो, जल्दी बंद करो। मेरे लिए द्वार खोलो। हुजूर, जान बख्श दे, जान बख्श दे। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आसपास और भी विद्रोही छिपे हैं। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मुझे यह भी पता है कि काउंटी मजिस्ट्रेट ने खजाना कहाँ छिपाया है। सब कुछ आपको सौंप दूंगा, बस मेरी जान बख्श दे। इसके सिर को काटकर सबको दिखाओ। इसे शहर के द्वार पर लटका दो, ताकि जनता का गुस्सा शांत हो सके। अनपिंग काउंटी पर अधिकार कर लिया गया है, लेकिन लुझों की स्थिति हमारी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। 20,000 लोग, भले ही वे 20,000 सुअर ही क्यों न हो, एक रात में उन्हें खत्म करना असंभव है।
वह लुओ दान्यू एक निकम्मा इंसान है, निकम्मों में भी सबसे बड़ा निकम्मा सेनापति। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वे सरकारी सैनिक बहुत ही क्रूर थे, हमारे मुखिया उनके हाथों में पड़ गए, एक वार भी नहीं झेल पाए। चूंकि लुओ दान्यू मर चुका है तो तुम लोग भी उसके साथ जाकर उसे कंपनी दो। आह आह आह, क्या होए को खबर मिल गई। यह ज़ेंगोगोंग मुजियान है। मुजियान ने 500 घुड़सवारों के साथ अनपिंग काउंटी का नेतृत्व संभाला। बाहर लुओ दान्यू के 20,000 विद्रोही लुटेरों को कुचल दिया। युद्ध के मैदान में 18,000 दुश्मनों का सिर काट दिया। लुओ दान्यू को भी उन्होंने अपने हाथों से मार गिराया। सुना है कि उन्होंने अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना को चीर दिया, मानो कोई साक्षात देवता धरती पर उतर आए हों। 500 सैनिकों ने 20,000 को हरा दिया। यह कैसे संभव है? वह तो बस एक नौसिखिया है। नहीं, यह असंभव है। जरूर पेई जियांझी ने लापरवाही बरती होगी। हाँ, पेई जियांझी ने दुश्मन को कमजोर समझा होगा। मुजियान बस किस्मत का धनी है। मुजियान अभी कहाँ है? अनपिंग काउंटी में। अनपिंग काउंटी, आदेश दो, सारा राशन साथ ले लो, मेरे साथ अनपिंग काउंटी चलो, मुजियान के साथ मिलना है। स्वामी, अनपिंग काउंटी पर हमने अधिकार कर लिया है, लेकिन हम यहाँ अकेले पड़ गए हैं। लुझों के विद्रोही निश्चित रूप से पलटवार करेंगे। अभी सबसे जरूरी है कि शहर की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। शांति से स्थिति पर नजर रखें, मुख्य सेना के आने की प्रतीक्षा करें। आपकी बात बिल्कुल सही है शिक्षक। यह अनपिंग काउंटी ही हमारी लुझों में गड़ी हुई हमारी पहली कील है। हमें इसे लोहे की दीवार की तरह सुरक्षित रखना होगा। स्वामी, आप निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। शहर की दीवारों को मजबूत करना, आम जनता को सांत्वना देना और अनाज इकट्ठा करना। बस शहर में अनाज का भंडार अधिक नहीं है। डर है कि यह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। अनाज की कमी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि शहर के लोगों को और जो शरणार्थी यहाँ आए हैं उन्हें पहले भोजन मिले, तभी लोगों का मन शांत रहेगा। स्वामी का हृदय बहुत उदार है। आप अनाज के भंडार खोल सकते हैं, गरीबों में दलिया बांटकर उनकी मदद करें। एक तो जनता को शांति मिलेगी, दूसरा हम उन लोगों का दिल जीत पाएंगे जो विद्रोहियों के बहकावे में आ गए थे। यह लोगों के मन को जीतने की सबसे उत्तम रणनीति है। अच्छा, कल से ही शुरू करें। शहर के अंदर दलिया बांटने के स्टॉल लगाओ। लोगों को सूचित कर दो कि जो कोई भी शांति से रहेगा और शहर की रक्षा के काम में हाथ बटाएगा उसे भोजन मिलेगा। अब हम बस इंतजार करेंगे कि वे लालची बड़ी मछलियां खुद हमारे जाल में फंस जाएं। वाह, यहाँ तो खाना भी मिलता है। कौन अपनी जान जोखिम में डालकर विद्रोह करने के चक्कर में पड़ेगा? जब तक मुख्य सेना नहीं आ जाती, शिक्षक मेरी मदद करें और एक नोटिस चिपका दें। जो कोई भी अनपिंग काउंटी के आसपास बंजर जमीन पर फिर से खेती करना चाहता है, वे सभी जमीन का पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी, आपकी यह बात लोगों के दिलों को छू जाएगी। स्वामी, आपका यह कदम न केवल लोगों को शांत करेगा, बल्कि आसपास के उन लोगों को भी जो विद्रोहियों के चंगुल में हैं, उन्हें पता चलेगा कि यहाँ जीने का रास्ता है। यह निश्चित रूप से विद्रोहियों की नींद को हिला देगा। यह प्रवासियों को भी आकर्षित कर सकता है। शहर की रक्षा के लिए जनसंख्या बढ़ाना आवश्यक है। एक तीर से दो निशाने। महासेनापति, कल रात फिर सैकड़ों लोग भाग गए। वे सब जाना चाहते हैं अनपिंग काउंटी में खेती करने के लिए। ये एहसान फरामोश लोग जब खाने को कुछ नहीं था तब हमारे साथ लूटपाट करते थे। अब सुना है कि खेती के लिए जमीन मिल रही है तो भाग गए। महासेनापति, वह मुजियान हमारी जड़ें काटने पर तुला है। दरबार से भेजा गया व्यक्ति मुजियान ही है। वही मुजियान, वह निकम्मा जिसने एक ही रात में लुओ दान्यू और उसके साथियों का सफाया कर दिया। यह लड़का तो वाकई अपने पिता की झलक दिखाता है। आदेश दो, बाहर बिखरे हुए सभी छोटे बड़े सरदारों को 5 दिनों के भीतर अपने सैनिकों को इकट्ठा करो। लुझों शहर में एकत्रित हो जाओ। जो आदेश न माने उसे मार डालो। इसके अलावा उस पकड़े गए सेनापति को भी साथ ले आओ, शायद वह किसी काम आ जाए। यह वही जगह है जिसे लुटेरों ने अभी लूटा था। यह तो हमारी राजधानी से भी अधिक चहल पहल वाला बाजार है। कितना अच्छा है, आखिरकार पेट भर खाना मिला और चैन की नींद सो सकेंगे। यह कैसे संभव है? यह मुजियान कैसे हो सकता है? वह निकम्मा यह कैसे कर सकता है? भले ही पहले पेई की लापरवाही रही हो, लेकिन हम असफल नहीं हुए हैं। आप सब निश्चिंत रहें, मेरे साथ लू यूनक्सुए के साथ भविष्य में जीत निश्चित है। शहर में प्रवेश करो। मैं फेनफेंग लू यूनक्सुए हूँ। मुझे ज़ेंगोगोंग से मिलना है। जल्दी जाकर सूचना दो। ज़ेंगोगोंग अभी अन्य सेनापतियों के साथ सैन्य मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। कृपया फेनफेंग यहाँ से चली जाए। क्या वह मुझसे नहीं मिलना चाहते? हटो, मैं खुद अंदर जाऊंगी। यह सैन्य क्षेत्र है। फेनफेंग, ऐसा न करें। क्या तुम भूल गए कि मैं भी कभी शियानझेन शिविर की मुख्य सेनापति थी? तुम लोग अपने उच्च अधिकारी पर तलवार उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? हमारी शियानझेन शिविर की मुख्य सेनापति हमेशा से केवल ज़ेंगोगोंग ही रहे हैं। आज भी वही हैं और भविष्य में भी वही रहेंगे। मुजियान, तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो। बाहर आओ और मुझसे मिलो, वरना मैं इस जन्म में तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगी। बहुत अच्छा मुजियान, तुम मेरा इंतजार करो। यह बात यहीं खत्म नहीं होगी।
पहाड़ से वापस आए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी गलती मानकर सुधारना अच्छी बात है। हमारे ज़ेंग वोगोंग एक भले इंसान है, तुम्हें मौका दिया है। अगर दलिया पीना है तो उस दीवार के कोने से ईंटें उठाकर शिविर के कमरे में ले जाओ, बस इतना ही। गुस्ताखी, अपनी आंखें खोल कर देखो। मैं दरबार की फेंगफेंग हूँ। क्या मैं उन पहाड़ी लुटेरों जैसी हूँ? फेंगफेंग, मैंने तो कभी इतनी क्रूर साहिबा नहीं देखी। तुम पहले क्या करती थी उससे हमें मतलब नहीं। अगर हमारे अनपिंग काउंटी में खाना खाना है तो यह ज़ेंग वोगोंग के नियम है। काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। साहिबा, हम वाकई अब और नहीं सह सकते। उठाओ। जासूस की खबर आई है, लुटेरे बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। जल्द ही वे शहर पर हमला करेंगे। अच्छा हुआ मेरे हाथ भी खुजला रहे थे। उन्हें शियानझेन शिविर की ताकत का स्वाद चखाने दो। दुश्मन की सेना विशाल है, हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। जिया जी, आपकी क्या राय है? हम इसका सामना कैसे करें? दुश्मन संख्या में अधिक तो है, पर उनके पास किले को भेदने के साधन नहीं है। उनकी रसद भी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। हमारी सेना को बस किले की रक्षा करनी है। थके हुए दुश्मन का इंतजार करें। जब वे लंबे समय तक हमला करके थक जाएंगे और उनका मनोबल गिर जाएगा, तब हम मौका देखकर पलटवार करेंगे। एक ही युद्ध में जीत पक्की कर लेंगे। ठीक है, जिया जी की योजना के अनुसार ही करेंगे। किले की सुरक्षा को और मजबूत करो। पत्थर, गर्म तेल और आग के गोले तैयार रखो। शहर के भीतर छिपे हुए गद्दारों के बारे में मेरे जासूसों ने सब पता लगा लिया है। स्थिति अब हमारे नियंत्रण में है। अब हम उनकी ही चाल उन पर आजमाएंगे। रिपोर्ट करें ज़ेंग वोगोंग। शहर के बाहर बड़ी संख्या में विद्रोही आ गए हैं। लगता है उनकी संख्या लाखों में है। वे 10 मील दूर डेरा डाले हुए हैं। आ गए। सभी सेनापति मेरे साथ रक्षा के लिए चलें। शहर के सैनिकों, ध्यान से सुनो। जल्दी से शहर के द्वार खोलो और आत्मसमर्पण करो, तभी तुम लोग जीवित बचोगे। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो शहर टूटने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उन्हें सामने लाओ। हाँ, यह अनपिंग काउंटी के मजिस्ट्रेट झांग है। वह अभी भी जीवित है और लुझों के अधिकारी लियू भी। हे भगवान, वे तो नेक अधिकारी हैं। देखा तुमने, वह तुम्हारा ज़ेंग वोगोंग है। अगर वह बस पीछे हटने का आदेश दे दे तो तुम सब जीवित रह सकते हो। अनपिंग के अपराधी झांग जे का ज़ेंग वोगोंग को प्रणाम। हम अक्षम रहे, जिससे हमारा क्षेत्र दुश्मन के हाथ लग गया। हम दरबार और जनता के सामने शर्मिंदा है। आज दरबार ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी है। क्या हम अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट सकते हैं? ज़ेंग वोगोंग, कृपया दुश्मनों की चाल में न फंसे। मरना ही हमारी नियति है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़ेंग वोगोंग, कृपया बड़ी तस्वीर पर ध्यान दे, हमारी चिंता न करें। ये जानवर, इतनी हिम्मत कैसे हुई इनकी? मुजियान, ये सभी दरबार के अधिकारी हैं। हमें इन्हें बचाना ही होगा। यह बस अनपिंग काउंटी से अस्थायी वापसी है। हम बाद में फिर से योजना बना सकते हैं। लू यूनक्सुए, अपनी यह हास्यास्पद दयालुता बंद करो। यह युद्ध का मैदान है। मेरे पीछे पूरे शहर की जनता है। अगर मैं एक कदम भी पीछे हटा तो वे सब मारे जाएंगे। अगर किसी ने फिर से सेना का मनोबल गिराने की बात की तो उसे सैन्य कानून के तहत दंडित किया जाएगा। पीछे हटो। मेरे पीछे अनपिंग के हजारों सैनिक और नागरिक हैं। एक कदम पीछे हटने का मतलब नर्क है। अधिकारी झांग, मुझे खेद है। मजिस्ट्रेट झांग और अन्य सभी अधिकारी, आपकी वफादारी और बलिदान मैं सम्राट को अवश्य सूचित करूंगा। मैं आपके लिए स्मारक बनवाऊंगा ताकि लोग हमेशा आपको याद रखें। आपके माता पिता, पत्नी और बच्चे, दरबार उनका भरण पोषण करेगा। आज आप जो कष्ट सह रहे हैं, भविष्य में मैं इसका 100 गुना बदला लूंगा। अगर आप वास्तव में शहीद होने का संकल्प ले चुके हैं तो मेरी ओर दौड़ें। ज़ेंग वोगोंग, तीर चलाओ। हमें उनका मोहरा न बनने दे। दुश्मन हमें अपनी चाल का हिस्सा बनाना चाहता है। तीर चलाओ। दाली का ज़ेंग वोगोंग, मुजियान, निंगलिंग काउंटी के मजिस्ट्रेट झांग जे को विदाई दे। आप सभी ने देख लिया होगा, यही मेरे दाली की रीढ़ है। आज केवल एक ही विकल्प है, अंतिम युद्ध। तभी हम अपनी निष्ठा का मान रख पाएंगे। अंतिम युद्ध। आगे बढ़ो, व्यूह रचना करो, दुश्मनों का सहार करो। यह युद्ध अब और नहीं लड़ा जा सकता। आज ही मेरे 2000 भाई मारे गए। 2000 भाई? किस हक से तुम मेरे भाइयों को तोप का चारा बना रहे हो? मैं अब और नहीं लड़ूंगा। अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन हमने विद्रोह किया था उसी दिन से हमारे पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो जीत या फिर मृत्यु। हम 100 बार भी हार जाएं तो कोई बात नहीं, पर बस एक बार जीतना ही काफी होगा। कल से कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। दिन रात निरंतर आक्रमण होगा। अंतिम काउंटी अब एक अकेला शहर रह गया है। अगर हमने इसे जीत लिया तो शहर का धन, अनाज और स्त्रियां सब तुम्हारी होंगी। जिसने भी सेना का मनोबल गिराने की हिम्मत की उसका अंजाम बुरा होगा।
सेनापति, आपकी आज्ञा का पालन होगा। स्वामी, मैं घुड़सवारों की एक टुकड़ी ले जाना चाहता हूँ। रात के अंधेरे में दुश्मन के शिविर पर धावा बोलकर उनके अनाज और रसद को जला देना चाहिए। दुश्मन की सेना थकी हुई है, आज रात हमला करना ही सबसे उचित है। दिन में मैंने निरीक्षण किया था, उनका अनाज उत्तर पश्चिम में रखा है। अगर उसे जला दिया जाए तो दुश्मन की सेना में अवश्य अफरा तफरी मच जाएगी। ठीक है, तुम्हारी योजना के अनुसार ही काम होगा। सभी सेनापति मेरे साथ चले, दुश्मन को नष्ट करना है। वे जाग गए हैं, जल्दी पीछे हटो। आह आह आह। तीर चलाओ। दुश्मन का सेनापति मारा गया। जो घुटने टेक देगा उसे जीवनदान मिलेगा। सेनापति, अनाज जलकर राख हो गया है, अब हम यह युद्ध कैसे लड़ेंगे? इस खबर को गुप्त रखो, जिसने भी मुंह खोला उसे मार दिया जाएगा। कल सुबह शहर पर हमला जारी रहेगा, हमें जल्द से जल्द अनपिंग पर कब्जा करना होगा। जब आ ही गए हो तो छिपने का क्या लाभ? तुम वास्तव में दाचू के महान सेनापति गोंगसुन यी के वंशज हो। ओह, तुम्हारी दृष्टि अभी भी इतनी पैनी है। दाचू का पतन हो चुका है और महान सेनापति भी मर चुके हैं। क्या तुम लियूझांग संप्रदाय के आदमी हो? चलो समझदारी से एक सौदा करते हैं। मुझे बताओ कि दाचू के अंतिम सम्राट का खजाना कहाँ है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस अनपिंग शहर में, उस छोटे से ड्यूक मुजियान को मारने में। मुजियान तो पहले से ही मेरी लियूझांग संप्रदाय की हिट लिस्ट में है। इसके अलावा दाली के दरबार में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यह झेंगोगोंग TRNQUC कॉन्ग फिर से सिर उठाए। उसे मार डालो, हम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुजियान अब वो नहीं रहा जो सिर्फ महिलाओं के पीछे भागता था। आज का मुजियान अपने पिता से कम नहीं है। क्या तुम लोगों को लियूझांग संप्रदाय पर भरोसा है? जब तक वह इंसान है तब तक ऐसा कोई नहीं जिसे लियूझांग संप्रदाय मार न सके। तो क्या कहते हो, मंजूर है यह सौदा? ठीक है, बस तुम लोग मुजियान का सिर मेरे सामने ले आओ। दाचू के खजाने का पता मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगा। बहुत खूब, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मुजियान, उस साल तुम्हारे पिता ने मुझे लगभग मार ही दिया था। अब जब वे मर चुके हैं तो यह बदला अब तुम पर ही उतरेगा। देखते हैं सम्राट ने किसे भेजा है। आखिर तुम ही क्यों? मुजियान, क्या तुम हमेशा से मुझे पाना नहीं चाहते थे? आज रात मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देती हूँ। रात बहुत लंबी है, क्यों न हम इस सुहानी रात का आनंद लें। क्या हुआ मुजियान, क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं? आओ ना। लियूझांग संप्रदाय के लोग फिर मिलेंगे। मुजियान, मुझे भूल मत जाना। यहाँ सब ठीक है, तुम सब पीछे हट जाओ। वापस जाओ और अपने मालिक से कह दो, चाहे वह कोई भी हो, मैं देर सवेर लियूझांग संप्रदाय को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मुझे नहीं मारा। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण क्या था तो लियूझांग संप्रदाय की जांच करो। फिर से वही लियूझांग संप्रदाय। स्वामी, शहर में छिपे हुए उपद्रवी, उनकी गतिविधियों पर हमारी नजर है। आज रात हम शहर का द्वार खोल सकते हैं। लाल लालटेन को संकेत के रूप में लटकाएं। दुश्मन की सेना को अंदर आने दे, फिर दरवाजा बंद करके उनका शिकार करें। ठीक है, जैसा आप कहें जिया जी। सभी सेनापति योजना के अनुसार कार्य करें। स्वामी, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक श्वेत वस्त्रधारी युवक से हुई। उसका नाम झाओ यून है, जिसे जिलोंग भी कहते हैं। वह चांगशान का रहने वाला है। वह बचपन से ही युद्ध कला में निपुण है। वह आपके शौर्य का बहुत सम्मान करता है। जब उसने सुना कि आप अनपिंग में हैं, तो वह विशेष रूप से आपकी सेवा में आने के लिए आया है। वह अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहता है। मैंने देखा कि वह अत्यंत कुशल योद्धा है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। पता नहीं आपकी इस पर क्या राय है? झाओ यून पर मेरा भरोसा है। यह तो बहुत ही बेहतरीन संयोग है। चूंकि आपने उसे चुना है तो वह निश्चित रूप से एक महान प्रतिभा होगा। जल्द ही उसे बुलाएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चांगशान का झाओ यून,
ज़ेंगोगोंग को नमन करता है। मैं लंबे समय से आपके शौर्य के बारे में सुनता आया हूँ। आज विशेष रूप से आपकी शरण में आया हूँ। ज़िलोंग भाई, कृपया उठिए। अभी हमें कुशल योद्धाओं की बहुत आवश्यकता है। ज़िलोंग, आप क्या सुझाव देते हैं? झाओ वीर, यह समय अपनी वीरता दिखाने का है। आज रात आप एक टुकड़ी का नेतृत्व करें। कुशल सैनिकों को शहर के द्वार के भीतर छिपा दें। जब दुश्मन की सेना अंदर आ जाए तो तुरंत उनके पीछे हटने का रास्ता बंद कर दें। ज़िलोंग, क्या आप यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठा सकते हैं? मैं स्वामी के भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। लालटेन जलते ही हमला करें। नहीं, हम जाल में फंस गए हैं। पीछे हटो, यह रास्ता बंद है। तीर चलाओ। मैं दा चुका हूँ। लिंगदियांग के सेनापति गोंगसुनी, तुम्हारे पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। आज क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। आओ, युद्ध करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इतने वार झेलने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। ज्यादा घमंड मत करो। हाँ हाँ हाँ। लड़के, तुम अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा अंत निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से भी अधिक भयानक होगा। उस युद्ध में सुना था कि मेरे पिता तुम्हारे साथ ही शहीद हुए थे, पर तुम अभी भी जीवित कैसे हो? बताओ, मेरे पिता की आखिर मृत्यु कैसे हुई थी? मेरे पिता की मृत्यु में आखिर कितने लोग शामिल थे? लियूझांग संप्रदाय, दाली, दुश्मन के सेनापति का वध। जो घुटने टेक दे उसे मारना नहीं। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। झेंगोगोंग, वीरता। मैं तुमसे पूछता हूँ, वह पेई सेनापति कहाँ है जिसे तुम लोगों ने पकड़ा था? वह कहाँ है? वह तो बहुत पहले ही भाग गया। जिस दिन शहर पर हमला हुआ हम तो उसे साथ लाना चाहते थे, पर किसे पता था कि वह पहले ही गायब हो चुका है। यहाँ तक कि अपने उन चंद आदमियों को भी साथ नहीं ले गया। झेंगोगोंग को विदाई। आप सभी बुजुर्ग अपना ध्यान रखें। मुजियान भी चल दिए। झेंगोगोंग की विजय वापसी का स्वागत है। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में सफल रहा। विजय प्राप्त कर लौटा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सच में एक महान योद्धा के पुत्र हो। मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न है। आज तुम्हें देखकर ऐसा लगा मानो मैंने फिर से तुम्हारे पिता की झलक देख ली हो। झेंगोगोंग, पिताजी, वे तो कई दिनों से आपको याद कर रहे थे। शाही फरमान सुनाया जाए, पूरी सेना को पुरस्कृत किया जाए। मुजियान, मेरे साथ चलो। महल में तुम्हारे लिए दावत तैयार है। हम्फ, यह तो बस कुछ उपद्रवियों को हराने जैसा था। अगर मैंने अपने 3000 कुलीन सैनिकों का नेतृत्व न किया होता और दुश्मन की मुख्य शक्ति को नष्ट न किया होता तो मुजियान को यह श्रेय कैसे मिल जाता? यह उपलब्धि, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए था। वह तो बस अपने रसूख के दम पर पदवी पा गया है ना? पेई, यह युद्ध वास्तव में हम हार गए और 3000 सैनिकों की जान भी चली गई। अब अगर हम अपनी जान बचा पाए हैं तो यह हमारा सौभाग्य है। इतनी चिंता क्यों? यह तो बस एक छोटी सी हार है। तुमने और मैंने पहले भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। महाराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने घर पर कह दिया है ताकि इसका असर कम से कम हो। युनक्सुए, तुम चिंता मत करो। अगली बार मैं निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल करूंगा और अपना सम्मान वापस पा लूंगा। इधर आओ, देखो मेरी यह पेंटिंग कैसी है, बिल्कुल जीवंत। यह युद्ध तुमने बहुत अच्छा लड़ा। पेई जियांझी की हार ने देश को शर्मिंदा किया है। कानून के अनुसार उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दरबार में कुछ लोग उसे बचा रहे हैं। मैं इस बार केवल चेतावनी देकर छोड़ सकता हूँ। क्या तुम्हारे मन में कोई शिकायत है? महाराज, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस उन 3000 शहीद सैनिकों के लिए दुखी हूँ। मैं सम्राट तो हूँ, पर मेरी भी मजबूरियां हैं। ये कुलीन परिवार अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुके हैं। मुझे एक ऐसी तलवार की जरूरत है जो मेरे रास्ते की बाधाओं को साफ कर सके। महाराज,
मैं आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। उत्तम, इस युद्ध में तुमने अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। मुझे तुम्हें पुरस्कृत करना ही चाहिए, किंतु तुम पहले ही सर्वोच्च पद पर आसीन हो और अभी तुम्हारी आयु भी बहुत कम है। तुम्हें और पदोन्नति देना उचित नहीं होगा और स्वर्ण मुद्राएं भेंट करना बहुत साधारण सा लगेगा। इसलिए आज मैं तुम्हें एक उत्तम विवाह बंधन में बांधना चाहता हूँ। मेरी छोटी पुत्री शाओ शियुनिंग, तुमने उसे देखा ही होगा। वह रूप और गुण दोनों में अद्वितीय है। वह मेरी सबसे प्रिय पुत्री है। उसके विवाह को लेकर मैं सदैव चिंतित रहता था। मुझे लगता है उसे तुम्हें सौंपकर मैं पूरी तरह निश्चिंत हो जाऊंगा। महाराज, यह राजकुमारी साहिबा साक्षात देवी के समान है। मुझे बस यही डर है कि माता पिता का आदेश और मध्यस्थों की बातें, प्रेम हो या न हो, यह मायने नहीं रखता। समय के साथ भावनाएं स्वयं पनप जाएंगी। क्या तुम इतने महान झेंगोगोंग एक छोटी सी कन्या को नहीं संभाल सकते? यह बात यही तय हुई। मैं शुभ मुहूर्त देखकर शाही फरमान जारी करूंगा। कल रात यांगशन महल में महाराज ने मेरा विवाह तय कर दिया। स्वामी, यह कदम बहुत ही उत्तम है। महाराज का यह कदम ऊपर से तो विवाह का उपहार लगता है, पर वास्तव में यह आप और राज परिवार के बीच एक मजबूत जंजीर जोड़ने जैसा है। भविष्य में आपके कार्यों में आपको शाही समर्थन का लाभ मिलेगा और इससे कुछ कुटिल लोगों के हौसले भी पस्त होंगे। विवाह गठबंधन महत्वपूर्ण तो है, किंतु इस समय एक और कार्य अधिक आवश्यक है। स्वामी का क्या अर्थ है? पिछवाड़े में जो नया प्रयोगात्मक खेत है। जी हाँ, अभी हमारे पास केवल 1 किलो शकरकंद के बीज हैं। यह वस्तु लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी है। हमें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। झाओ यून, तुम शियांझेन शिविर से 300 विश्वसनीय सैनिकों को चुनो। दिन रात पहरा दो। उस प्रयोगात्मक खेत की सुरक्षा करो। किसी को भी वहाँ फटकने न देना। जो आज्ञा, स्वामी। जिया जी, इन कुछ दिनों में मेरी सहायता करें। गुप्त रूप से ल्यूझांग संप्रदाय की जांच करें। मेरे पिता की मृत्यु शायद उन्हीं लोगों से गहराई से जुड़ी हो सकती है। स्वामी, क्या यह वस्तु वास्तव में इतनी चमत्कारी है कि आप स्वयं इसमें रुचि ले रहे हैं? जिया जी, दाली के सबसे उपजाऊ खेतों में भी 1 एकड़ में 400 किलो से अधिक उपज नहीं होती, लेकिन यह शकरकंद 1 एकड़ में 10,000 किलो तक पैदा हो सकता है, शायद उससे भी अधिक। 10,000 किलो प्रति एकड़। यह अनगिनत लोगों की जान बचा सकता है, देश की समृद्धि और जनता का कल्याण। नहीं, यह तो पूरे साम्राज्य की नींव बदल सकता है। मैं, जिया जी, समस्त प्रजा की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी, राजकुमारी साहिबा पधार चुकी है। वे हवेली के द्वार पर हैं। सोचा न था कि झेंगोगोंग खेती बाड़ी में भी रुचि रखते हैं। राजकुमारी साहिबा, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। यह तो बस एक साधारण किसान का काम है। कृषि ही इस साम्राज्य का आधार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? कल रात महाराज ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह करने का निर्णय लिया है। मैं यह जान चुका हूँ। यह सब महाराज की बेतुकी चालें हैं। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? राजकुमारी, आप तो साक्षात अप्सरा है, इस साम्राज्य की स्त्रियों का आदर्श। भला कौन पुरुष आपको पसंद नहीं करेगा? तो फिर तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, मानो तुम्हें कोई विवशता हो? पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता कि तुम ज़ेंगोगोंग के पुत्र एक प्रेमी हृदय हो। उस समय शहर भर में केवल एक ही नाम गूंजता था। वह सब कितना शोर शराबे वाला था। उस समय मैं युवा था, निश्चित रूप से कई नादानी भरे काम किए थे। अब तो बीती बातें हवा में उड़ चुकी हैं। उन्हें दिल में रखने की क्या आवश्यकता है? चलो मेरे साथ बाजार की सैर पर चलो। राजकुमारी, बहुत हो गया। मेरी कमाई पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम पेई नहीं कोई है। इस दुकान को पूरी तरह तोड़ डालो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। हुजूर, मुझ गरीब को माफ कर दीजिए। यह सारा सामान आप ले जाइए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चंद सिक्कों का मोहताज हूँ? मैं आज यहाँ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आया हूँ। हर किसी से पैसे ऐंठना बंद करो। कुछ ही समय में शाही परीक्षा होने वाली है। हर जगह से विद्वान राजधानी में एकत्रित होंगे। इन वर्षों में पेई परिवार का भाग्य अच्छा रहा है। कई अधिकारी उनके यहाँ से निकले हैं। दरबार में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अब उनकी महत्वाकांक्षा केवल नागरिक अधिकारियों तक सीमित नहीं है, सेना में भी वे अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। पेई जियांझी, पेई परिवार की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। दरबार के 100 अधिकारी ज्यादातर कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि हैं। उनके संबंध बहुत जटिल है। इन वर्षों में महाराज ने साधारण परिवारों के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सफलता बहुत कम मिली। आज मेरा मन अच्छा है। बस अपनी एक टांग छोड़ दो और अपनी यह कुत्ते जैसी जान बचा लो। तुम
तुम दुष्ट इंसान, दिन के उजाले में तुम किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह क्विंग है के पेई परिवार का 5वां पुत्र पेई शाओमिंग है। अब तुम नहीं बचोगे। क्या तुम लोगों ने जो पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं वे तुम्हें यही सिखाते हैं कि आम जनता पर अत्याचार करो? हम सब दाली अकादमी के छात्र हैं। अगर तुम हम पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे तो दरबार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दाली अकादमी के भीतर अगर तुम जैसे लोग जो केवल निर्दोषों को सताते हैं मौजूद रहेंगे तो बेहतर होगा कि इसे बंद ही कर दिया जाए। मैं तुम सबको मार डालूंगा। मुझे मारो। पेई परिवार का कितना अहंकार है। क्या कर रहे हो? यह पागल इंसान दिन के उजाले में पेई परिवार के 5वें पुत्र को घायल कर दिया। पेई साहब, आप चिंता न करें, यह काम हम पर छोड़ दीजिए। मैं आपको अवश्य ही संतोषजनक उत्तर दूंगा। कितना बड़ा उन्मादी है। सम्राट की राजधानी में तुम किसी को चोट पहुंचाने का साहस कैसे कर सकते हो? भाइयों, आक्रमण करो। तुम मेरे करीब मत आओ। यदि तुम लोग मेरी बात नहीं समझना चाहते तो मुझे भी थोड़ा युद्ध कौशल आता है। किसी की जान मत लेना। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं शाही दरबार में राजस्व विभाग का बाया सचिव हूँ। यदि तुमने मुझ पर हाथ उठाने का साहस किया तो मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण रक्षक अधिकारी, बचाओ। अधिकारी महोदय, मैं दाली के शाही अकादमी का छात्र हूँ। आज मैं अपने सहपाठियों के साथ बाहर निकला था कि तभी इस गुंडे का सामना हो गया। इसने न केवल पेई परिवार के 5वें पुत्र को घायल किया बल्कि इसने सैनिकों को भी पीटा है। कृपया निष्पक्ष न्याय करें। इस दुष्ट को बंदी बनाओ। कितना बड़ा उन्मादी है। स्वर्ण रक्षकों के सामने तुम इतने अहंकारी होने का साहस कैसे करते हो? तुम तो कानून को कुछ समझते ही नहीं। मंत्री शेन कांगवू 9वीं राजकुमारी को नमन करता है। झेंगोगोंग को नमन। 9वीं राजकुमारी झेंगोगोंग, उठो। राजकुमारी का धन्यवाद। क्या तुम लोगों ने जो पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं वे सब क्या कुत्ते के पेट में चले गए हैं? आज तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है मैं उसे पिता सम्राट को सच सच बता दूंगी। यह मेरी भूल थी। मैंने राजकुमारी का अनादर किया। कृपया राजकुमारी मुझे दंड दे। दिन के उजाले में राजकुमारी से टकराना, इस अपराध के लिए क्या दंड मिलना चाहिए? दाली के कानून के अनुसार इसे 3000 मील दूर निर्वासित कर देना चाहिए। बाहर से खबर आई है कि पेई शाओमिंग ने अपराध के डर से आत्महत्या कर ली है। वे सभी संबंधित परिवार भी विभिन्न कारणों से अपने पदों से हटा दिए गए हैं। डर है कि यह पेई परिवार का ही काम है, क्रूरता से अपनी पूंछ काटकर जान बचाना। 100 वर्षों से चले आ रहे कुलीन परिवार के लिए यह उचित है। वैसे गुरुजी, लियूझांग संप्रदाय की जांच कैसी चल रही है? लियूझांग संप्रदाय बहुत गहराई में छिपा है। जब तक वे स्वयं सामने न आएं, तब तक हमें उनके सबसे निचले स्तर के हत्यारे भी ढूंढने में कठिनाई होगी। हालांकि उस वर्ष पुराने झेंगोगोंग की मृत्यु के बाद मु परिवार का पतन हो गया, जबकि पेई परिवार ने अवसर का लाभ उठाकर उन्नति की। शायद हम पेई परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। झेंगोगोंग मुजियान, विद्रोह को दबाने में आपके योगदान के लिए आपको 4थी श्रेणी के वफादार सैन्य जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। झेंगोगोंग साहित्य और युद्ध दोनों में निपुण है, अतः आपको विशेष रूप से शाही परीक्षा के निरीक्षक का पद दिया जाता है ताकि आप रिपोर्टों की निगरानी कर सकें और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकें। आदेश का पालन हो, महाराज ने कहा है। इस मामले में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कुलीन परिवारों की यह बीमारी एक दिन में खत्म नहीं की जा सकती। दिन, बधाई हो मेजबान, आपने विकल्प चुन लिया है। विकल्प 1, अपनी मर्यादा में रहें, कुलीन परिवारों के संघर्ष को दूर से देखें। पुरस्कार, तांग कविताओं का संग्रह। विकल्प 2, पूरी निष्ठा से कार्य करें, साधारण कुल के विद्वानों का संरक्षण करें। पुरस्कार, एक रहस्यमयी सुंदरी। धिक्कार है। युवा स्वामी, इस बार की शाही परीक्षा में आप जैसे मुख्य निरीक्षक के अलावा एक मुख्य परीक्षक भी हैं और 2 उप परीक्षक। मुख्य परीक्षक वर्तमान दंड मंत्रालय के मंत्री सुननिंग है, उप परीक्षक राजस्व मंत्रालय के सहायक मंत्री लीपिंग है और संस्कार मंत्रालय के सहायक मंत्री झाओ अंगुओ। ये तीनों पेई परिवार से गहरे जुड़े हुए हैं। सुननिंग पेई परिवार का दामाद है। लीपिंग और झाओ अंगुओ दोनों ने युवावस्था में पेई परिवार से बड़ा उपकार पाया था। इस बार की परीक्षा में कोई बात नहीं, वे जितना अधिक एकजुट होंगे उनकी खामियां उतनी ही बड़ी होंगी। शिक्षक, आप पेई परिवार की गतिविधियों पर नजर रखना जारी रखें। बधाई हो मेजबान, आपने अपना विकल्प चुन लिया है। क्या आप उस रहस्यमयी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं? बुलावा शुरू करें। सिस्टम, तुम भी कमाल के खेल खेलती हो। ल्यू ऋषि, एक अद्भुत महिला, लेकिन यह पहचान का प्रबंध। युवा स्वामी, दरवाजे के बाहर एक स्त्री आपसे मिलना चाहती है। क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह आपकी पत्नी है। मैं ल्यू ऋषि अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने आई हूँ, अपना वचन निभाने आई हूँ।
मेरे पिता ने बहुत पहले लियो परिवार के किसी व्यक्ति की जान बचाई थी। उस उपकार के बदले लियो परिवार ने बचपन में ही विवाह का वचन दिया था। सिस्टम, तुमने यह कहानी कितनी अच्छी गढ़ी है। यह मेरे पिता की अंतिम वसीयत है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते तो इसे एक मजाक समझकर भुला दें। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे माता पिता अब नहीं रहे। वचन पूरा हो चुका है। मैं अब अकेली हूँ। दुनिया में रहने का क्या अर्थ है? तुम यहीं रुक जाओ। हवेली में वैसे भी काम संभालने वाले लोगों की कमी है। पेई परिवार के साथ मेरा मामला अभी सुलझा नहीं है। यह प्रेम का ऋण तो पहले ही गले पड़ गया। लियो ऋषि का मामला मुझे बाद में शाओ शियोनिंग को समझाना होगा। मेरी रक्षा करो। कवच। क्या आप घायल हुए हैं? मैं ठीक हूँ। पहले उसे बचाओ, यह जरूरी है। जल्दी जाओ और राजधानी के सबसे कुशल वैद्य को बुला लाओ। गर्म पानी तैयार करो, साफ सूती कपड़े और घाव भरने वाली दवा लाओ। युवा स्वामी, क्या आपको पता है कि किसने हवेली पर रात में हमला करने की हिम्मत की? मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। वे लियूझांग संप्रदाय के हत्यारे थे। वे उसी के लिए आए थे। झाओ यून, हवेली की सुरक्षा कड़ी कर दो, विशेषकर इस क्षेत्र की। हाँ युवराज, लियूझांग संप्रदाय के सभी हत्यारे पकड़े जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं और लियूझांग संप्रदाय का आदेश है, जब तक लक्ष्य मर न जाए वे रुकते नहीं। आपने उसे जीवित रखा है। डर है कि वह किसी काम की नहीं बल्कि मुसीबत ही खड़ी करेगी। आप शायद नहीं जानते, वह भी लियूझांग संप्रदाय का ही हिस्सा है। मेरे पिता की मृत्यु का सुराग उसी ने मुझे दिया था। उसे जीवित रखने से शायद मैं और भी जानकारी निकाल सकूं। ठीक है, काफी देर हो चुकी है। स्वामी, आज रात आपको मेरे साथ यहीं रुकना होगा, जैसा आप उचित समझें। कृपया निंग कुमारी का ध्यान रखें। तुम बहुत बुरी तरह घायल हो, हिलो मत। तुम कौन हो? मुजियान कहाँ है? मेरा नाम लियू रुजे है। मैं यहाँ हवेली में अस्थायी रूप से रुकी हूँ। युवराज अभी अभी विश्राम करने गए हैं। तुमने बहुत अधिक रक्त खो दिया है। तुम्हें आराम की आवश्यकता है। कुमारी, आप निश्चिंत होकर घाव भरें। यह हवेली सुरक्षित है। लियूझांग संप्रदाय के लोग यहाँ नहीं घुस सकते। लियू कुमारी, आप तो युवराज के बारे में काफी कुछ जानती है ना? ऐसा लगता है संबंध गहरा है। मैं भी तुम्हारी तरह ही युवराज की कृपा प्राप्त करने वालों में से हूँ। कुमारी, अभी आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही प्राथमिकता है। लियू रुजे, देखने में तो यह कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। मुजियान, तुम्हारे आसपास की स्त्रियां एक से बढ़कर एक पेचीदा हैं। जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? यह तो आपकी कृपा है महाराज कि मेरी जान बच गई। मुझे तो लगा था कि मेरे बेहोश होने का फायदा उठाकर आप मेरा काम तमाम कर देंगे। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो उस रात तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता। बताओ क्या बात है? लियूझांग संप्रदाय ने तुम पर इतना क्रूर प्रहार क्यों किया? और क्या हो सकता है? गद्दारों का यही अंजाम होता है। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और असफल रही तो मुझे मुख्यालय में दंड भुगतना पड़ा। पर किसे पता था कि वह छोटा संप्रदाय प्रमुख एक मेंढक होकर आसमान छूने के सपने देख रहा था। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे विवाह कर लूं। प्रमुख की मौन सहमति थी। शादी की रात मैंने खुद को बंधन से मुक्त किया और मौका पाकर उसे ही खत्म कर दिया। उसके बाद मैं लियूझांग संप्रदाय की हिट लिस्ट में आ गई। कल रात जिसे तुमने मारा वह उनके प्रवर्तन विभाग का आखिरी हत्यारा था। कुछ समय के लिए वे अब और लोग नहीं भेज पाएंगे। मेरे पिता आखिरकार किसकी साजिश का शिकार हुए थे? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न जानना ही बेहतर है। बताओ। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी सुरक्षा करोगे। मंजूर है। उस वर्ष जब झेंग गोगोंग की मृत्यु हुई किसी ने पहले ही सारी जानकारी लीक कर दी थी। उनकी युद्ध योजना के कारण ही वे घिर गए थे। लेकिन तुम्हारे पिता एक महान योद्धा थे। घिर जाने के बावजूद बचने की आशा थी। पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने भविष्य के खतरों को मिटाने के लिए भारी धन खर्च करके लियूझांग संप्रदाय को काम पर रखा था। लगभग सभी तियान श्रेणी के हत्यारे। वह युद्ध बहुत भीषण था। मुजियान, तुम सच में दुनिया भर में मशहूर झेंगोगोंग देश के रक्षक हो। तियान श्रेणी के हत्यारे लगभग पूरी तरह खत्म हो गए थे। तब जाकर वे बड़ी मुश्किल से उन्हें मार पाए। अंत में उन्होंने हत्या के दृश्य को एक युद्ध दुर्घटना का रूप दे दिया। सारे निशान मिटा दिए। दरबार की अगली प्रतिक्रिया तुम सब जानते हो। तुम्हारे पिता युद्ध में हार गए और मारे गए। मु परिवार का पतन तेजी से हुआ। वह कौन था जिसने तुम्हें काम पर रखा? यह लियूझांग संप्रदाय का सबसे बड़ा रहस्य है। भले ही मैं हूँ, मुझे भी केवल छिटपुट जानकारी ही मिली है। उस वर्ष हत्यारों को काम पर रखने वाला नियोक्ता सिर्फ एक नहीं था। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उनमें से एक नियोक्ता किंगहे का पेई परिवार था। इस घटना के पीछे की ताकत निश्चित रूप से केवल पेई परिवार नहीं था। पेई परिवार उनमें से केवल एक था। हो सकता है कि वे केवल एक छोटा सा मोहरा हो। तुम शांत हो जाओ। क्या यह सच है? तुम्हें क्या लगता है मुझे अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता है? सच में पेई परिवार ही है, लेकिन पेई परिवार की शक्ति अब बहुत विशाल है। केवल एक हत्यारे की गवाही से उन्हें गिराया नहीं जा सकता। भले ही सम्राट को सूचित कर दूं, कोई विश्वास नहीं करेगा। पेई परिवार को खत्म करना आसान है, लेकिन इससे दुश्मन सतर्क हो जाएगा। असली मास्टरमाइंड और गहराई में छिप जाएगा। हालांकि ब्याज तो पहले वसूला जा सकता है। बिल्कुल सही पेई परिवार। चलो इस बार की परीक्षा से शुरुआत करते हैं।
स्वामी, आप छिप क्यों रहे हैं? इधर आकर बैठिए। स्वामी, नाश्ता तैयार है, कृपया कुछ ग्रहण करें। स्वामी, शाओ शियोनिंग नौवीं राजकुमारी ने संदेश भेजा है। नौवीं राजकुमारी का कहना है, आप परीक्षा के निरीक्षक अधिकारी हैं, इसलिए आपको दुनिया भर के विद्वानों से पहले मिलना चाहिए। कल शाम नदी पर एक नाव में एक काव्य सभा आयोजित है, कृपया आप अवश्य पधारें। इस काव्य सभा में पेई परिवार के लोग भी आएंगे। राजकुमारी को उत्तर दे दो, कल शाम मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। वाह, मुझे अचानक याद आया, परीक्षा सुधार के प्रस्ताव में अभी भी कुछ विवरणों पर विचार करना बाकी है। मैं पहले अध्ययन कक्ष में जाता हूँ। काव्य सभा मैं भी जाऊंगा। तुम एक हत्यारे होकर कविताएं और तुकबंदी करोगे। कविता और तुकबंदी, संगीत, शतरंज, साहित्य और चित्रकला। दादी, मैं हर चीज में निपुण हूँ। इसके अलावा यदि तुम पूरी शान और शौकत के साथ झेंगबोगोंग टीआरएन कॉन्ग के रूप में वहां गए तो तुम बेकार के मामलों में उलझ जाओगे। वहां भीड़ बहुत होगी, फिर तुम गुप्त रूप से कैसे देख पाओगे कि उन छात्रों का चरित्र कैसा है? मेरी मानो तो एक साधारण विद्वान का भेष बना लो और उन्हीं के बीच घुल मिल जाओ। नजदीक से परखोगे तभी तो सही और गलत का अंतर समझ पाओगे। स्वामी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है, तो फिर हम साथ चलेंगे, लेकिन हमें अपना रूप बदलना होगा। अपनी पहचान जाहिर नहीं होने देनी है। निश्चिंत रहें, भेष बदलने की कला में मैं माहिर हूँ। स्वामी, कल रात की काव्य गोष्ठी में मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। शायद मैं भी आपकी कुछ सहायता कर सकूं। बिल्कुल, आखिर वो डाली डाली की सबसे बड़ी विदुषी जो है। कल हम तीनों साथ चलेंगे। स्वामी, राजमहल के लिए जुशुआन ली जुक्शुआन के पास गुप्त सूचना है कि पेई परिवार कल रात की काव्य गोष्ठी को बहुत अधिक महत्व दे रहा है। पेई परिवार का वो व्यक्ति जिसे दाली का सबसे बड़ा बाल विद्वान कहा जाता है, तीसरा पुत्र पेई जियांजी वहाँ उपस्थित होगा। पेई जियांजी, वही जिसने 3 साल की उम्र में 1000 शब्द सीख लिए, 5 साल की उम्र में प्राचीन कविताएं कंठस्थ कर ली और 7 साल की उम्र में 4 किताबें और 5 क्लासिक्स पढ़ लिए, जिसे दाली का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। पेई परिवार का वह किरण पुत्र, जी हाँ, सुना है कि वह न केवल अत्यधिक विद्वान है बल्कि दिखने में भी अत्यंत आकर्षक है। इस बार की परीक्षा में जीत का सबसे बड़ा दावेदार वही है और सुना है कि पेई परिवार का इरादा गठबंधन का है, उसका और नौवीं राजकुमारी का। कल रात की काव्य गोष्ठी में पेई परिवार शायद पूरी ताकत लगाकर पेई जियांजी का नाम ऊंचा करने की कोशिश करेगा। वो नाम कमाना चाहता है तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। कल रात की काव्य गोष्ठी में मैं खुद देखूंगा कि पेई परिवार के इस बाल विद्वान में आखिर कितना दम है। मैं लुओ जेंगपिंग हूँ। मेरे पिता हुबू के मुख्य सचिव हैं। क्या आज रात मुझे सौभाग्य मिलेगा आप दोनों सुंदरियों का नाम जानने का? ये लुओ कुंवर हैं। ये राजधानी के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक हैं। 3 साल पहले उनकी एक कविता मंतनचुन मैनकैंगचुन दाली के प्रसिद्ध साहित्य संग्रह में चुनी गई थी। इस बार की परीक्षा में लुओ कुंवर का नाम सूची में जरूर होगा। वे प्रथम स्थान पाने के योग्य हैं। मेरी महिला के बारे में पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास कोई पद या उपाधि है? यह एक सभ्य और साहित्यिक स्थान है। यहाँ तुम जैसे कुछ लोगों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों? क्या बिना किसी पद के काव्य गोष्ठी में शामिल नहीं हो सकते? क्या यह काव्य गोष्ठी तुम्हारे बाप की है? इसके अलावा मैं स्वयं भी साहित्य का ज्ञाता हूँ। मेरे भीतर ज्ञान का भंडार है। मेरी कलम से वसंत की सुंदरता झलती है। मेरा साहित्य पूरे साम्राज्य को रोशन करता है। मेरी बुद्धिमत्ता स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती है। मेरा ज्ञान 9 राज्यों में गूंजता है। तुम जैसे 100 लोग भी मेरी उंगली के बराबर भी नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। भले ही तुम खुद को दाली का सबसे बड़ा विद्वान कहते हो, पेई के तीसरे पुत्र, इतनी शेखी बघाड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अज्ञानी, तुम सच में एक अहंकारी मूर्ख हो। चूंकि तुम इतने ही आत्मविश्वासी हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। आगे बढ़ो, लू, इस अहंकारी को सबक सिखाओ। काव्य प्रतियोगिता, ठीक है, मुकाबला कैसे होगा? कोई काव्य प्रतियोगिता कर रहा है, जल्दी चलो देखते हैं। मैं लू झेंगपिंग हूँ। मेरे पिता हूँ मंत्रालय के प्रमुख हैं। आज मैं इस अहंकारी को कविता में हराऊंगा। क्या यहाँ कोई सम्मानित विद्वान मौजूद है जो निर्णायक बनने की कृपा करेगा ताकि हार जीत का फैसला हो सके? हा, सोचा न था कि अभी आने पर ही मुझे ऐसी शानदार काव्य प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। यदि आप दोनों को आपत्ति न हो तो मैं निर्णायक की भूमिका निभा सकता हूँ। क्या कहते हो? हे भगवान, स्वयं डोंगशान गुरु यहाँ पधारे हैं। उन्होंने तो वर्षों से किसी काव्य सभा में भाग नहीं लिया। छात्र लू झेंगपिंग, मेरे पिता लू शांगदाओ डोंगशान गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। तो तुम जिरेंग के पुत्र हो। मेरे पिता अक्सर अपने छात्रों से कहते थे कि गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। मैं वर्षों से एकांत में था। आज इस काव्य सभा के माध्यम से मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे दाली के युवाओं में कितना कौशल है। छात्र अपनी पूरी क्षमता दिखाएगा ताकि गुरु की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। चूंकि यह आज रात की पहली प्रतियोगिता है
तो स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। अगले महीने मध्य शरद उत्सव है, तो इस बार विषय चंद्रमा पर कविता रखना कैसा रहेगा? डोंगशान गुरु, विषय देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे मन में पहले से ही पंक्तियां तैयार हैं। तुम्हारी क्या राय है? कोई समस्या नहीं, जल्दी शुरू करो, समय बर्बाद मत करो। युवाओं के पास समय बहुत है, क्या तुम इसे बदलोगे नहीं? एक शब्द भी नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक अपना चेहरा छिपाकर भाग गया होता, ताकि और अपमान न सहना पड़े। गुरु, मेरी कविता तैयार है, कृपया समीक्षा करें। अभी तो बहुत समय बाकी है, इतनी जल्दी क्या है? नहीं गुरु, यह कविता मेरे मन में पहले से थी। मैं इसे मध्य शरद उत्सव के लिए बचाकर रखना चाहता था, ताकि पेई के पुत्र को चुनौती दे सकूं। आज गुरु से मिलने का सौभाग्य मिला है, तो मैं इसे छिपाकर नहीं रखूंगा। कृपया अपनी राय दे, ताकि यह अहंकारी जान सके। साहित्य का मार्ग अनंत है। शराब पीकर उसकी छाया में खो जाना, आराम से चंद्रमा के महल की सैर करना, जाम हिलाकर चंद्रमा को निमंत्रण देना, नीचे झुककर बर्फीली थाली चंद्रमा को निहारना, सितारों के बीच रोशनी का आना जाना, बादलों की लहरों का उमड़ना। दुनिया में आज रात एक जैसी है, इंसान और चांद दोनों का मिलन हो। यह कविता वास्तव में उत्कृष्ट है। मैं उदार हृदय का हूँ। अगर तुम अभी हार मानकर चले जाओ तो बेहतर होगा। इतनी तो मर्यादा बनाए रखें। ऐसी कविताएं मेरे कानों को अपवित्र कर रही हैं। डोंगशान महोदय, कृपया मेरी इस तुच्छ रचना की समीक्षा करें। डोंगशान महोदय, ऐसे धूर्त व्यक्ति की रचना, इसे सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। इसे सीधे पढ़कर सुनाएं, ताकि सब सुन सके कि यह कैसी बकवास है। यह कविता, इसका शीर्षक है श्री डियाओगे तो चांद कब खिलेगा। हाथ में मदिरा लिए आसमान से पूछूं, पता नहीं स्वर्ग के उस महल में आज कौन सा वर्ष है। मैं हवाओं के साथ वापस जाना चाहता हूं, पर डर है कि उन जड़ाऊ महलों में ऊंचाई पर ठंड बहुत होगी। नाचते हुए अपनी परछाई के साथ यह संसार के सुख जैसा कहां है। लाल छज्जों से छनकर आती चांदनी उन पर पड़ती है जो सो नहीं पाते। कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, तो फिर बिछड़ने पर ही मिलन क्यों होता है? जीवन में दुख सुख और मिलन बिछड़ना तो लगा रहता है। जैसे चांद कभी घटता है तो कभी पूरा होता है। यह तो प्राचीन काल से ही कठिन रहा है। बस यही कामना है कि प्रियजन दीर्घायु हो, हजारों मील दूर रहकर भी हम एक ही चांद को देख सकें। अद्भुत, क्या शानदार कविता है। यह युगों युगों तक अमर रहेगी। मैं तुच्छ प्राणी, मेरी क्या बिसात कि ऐसी दिव्य रचना की आलोचना कर सकूं। यह मेरी ही दृष्टि का दोष था। कृपया राजकुमार मुझे क्षमा करें। नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तुमने 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 इसे चुराया है। तुम जैसे अज्ञानी और मूर्ख ऐसी कालजयी रचना कैसे कर सकते हो? तुमने निश्चित रूप से इसे कहीं से खरीदा होगा। चुप रहो, इतने बड़े सभा स्थल पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी बदतमीजी करो। ऐसी दिव्य रचना जो प्राचीन काल से अब तक अद्वितीय है, इसे कोई कहां से खरीद सकता है? किसकी रचना चुराओगे? कौन ऐसा महान कवि होगा जो इसे बेचने की सोचेगा? अपनी अमर ख्याति को कौन त्यागना चाहेगा? मैं फैन्यांग लू परिवार का होनहार पुत्र हूँ। मैं तो परीक्षा में शीर्ष स्थान स्वर्ण पदक जीतने वाला हूँ। तुम मुझे दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आह आह आह। राजकुमार की रक्षा करो। भाइयों, मुझ पर हमला करो, इनका काम तमाम कर दो। डाली की 9वीं राजकुमारी पधार रही हैं। प्रणाम। डोंगशान महोदय, यह एक सभ्य स्थान है। यह सब क्या हो रहा है? इस काव्य गोष्ठी में अपनी प्रतिभा से जीत हासिल की जाती है। इंसान को हार स्वीकार करना सीखना चाहिए। क्या आप समझ गए? जी, छात्र समझ गया। राजकुमारी, मुझे क्षमा करें। आज रात ऐसी अद्भुत कविता सुनने को मिली। क्या मैं जान सकती हूँ कि इसके रचयिता कौन है? अद्भुत कविता, सचमुच लाजवाब। पता नहीं यह कविता किस सज्जन ने लिखी है। वे सज्जन कहाँ चले गए? मैं कितना मूर्ख हूँ कि उनका नाम पूछना ही भूल गया। कोई बात नहीं, आज रात काव्य गोष्ठी है, हम उनसे जरूर मिलेंगे। तब तक महोदय, कृपया मुझे उनसे मिलवा दीजिएगा। मैं घोषणा करती हूँ, काव्य सभा आधिकारिक रूप से आरंभ होती है।
युवराज, वह सुरीली धुन जैसे ही गूंजी। आज रात शायद ही कोई इसका मुकाबला कर सके। हमें चुपचाप यहाँ से क्यों जाना चाहिए? अपनी प्रतिभा का बहुत अधिक प्रदर्शन करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। देखो, वह पेई जियानजी है। यूनक्सुए, तुम देखो, युवा मास्टर पेई हमारे परिवार का प्रतिभाशाली बालक है। इस काव्य सभा में वही विजेता बनेगा। घर में पहले ही चर्चा हो चुकी है। जैसे ही वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, वह सम्राट से 9वीं राजकुमारी का हाथ मांगेगा। तब तुम्हारी और मेरी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी। तुम और मैं जिस स्थिति में हैं, वह सब उस निकम्मे मुजियान की गलती है। आज अगर वह यहाँ आने की हिम्मत करे तो मैं उसे दिखा दूंगा कि किसे कहते हैं जुगनू की चमक। भला पूर्णिमा के चंद्रमा से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह काव्य सभा 9वीं राजकुमारी द्वारा आयोजित की गई है। तुम एक साधारण योद्धा हो। इस शिष्टतापूर्ण माहौल को खराब मत करो। मेरी बदनामी मत करवाओ। राजकुमारी, आज की यह काव्य सभा डाली साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाने के लिए है। मैं 1 लाख चांदी की मुद्राएं दान करना चाहता हूँ, एक तुच्छ योगदान के रूप में, ताकि काव्य सभा की शोभा और बढ़ सके। राजकुमारी से प्रार्थना है कि इसे अस्वीकार न करें। कुछ समय पहले झेंगोगोंग TRNQUC ने सेना का नेतृत्व कर लुझों के विद्रोह को शांत किया था, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ा। अतः काव्य प्रतियोगिता का पहला विषय यही होगा, युद्ध का मैदान। समय सीमा 3 अगरबत्तियों के जलने तक है। स्वामी, वह पेई जियानजी बिल्कुल भी सज्जन नहीं है। अब तुम्हारे पास जो तुरुप का इक्का है, वह तो तुमने पहले ही चल दिया है। आगे हम इसका सामना कैसे करेंगे? तुरुप का इक्का, वह मेरा तुरुप का इक्का नहीं था। मैं उसे अभी दिखा दूंगा कि आयामी प्रहार, डायमेंशन स्ट्राइक किसे कहते हैं। वह सुरीली धुन किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जरूर किसी ने भारी रिश्वत दी होगी। अफसोस, आप सभी को धोखा दिया गया है। राजकुमारी भी। युवा मास्टर, आप तो साहित्य जगत के शीर्ष पर हैं। ऐसे नीच लोगों को बेपर्दा करना ही होगा। क्या साहित्य जगत में अब यही सब बचा है? आप सभी निश्चिंत रहें। मैं पेई जियानजी सभी के सामने ऐसे छोटे लोगों का नकली चेहरा जरूर बेनकाब करूंगा। मैं उन्हें डाली की साहित्यिक परंपरा को दूषित नहीं करने दूंगा। किन्हे के पेई परिवार का लेख प्रस्तुत है। वह पेई जियानजी तो महान विद्वान का शिष्य है। किन्हे पेई परिवार का सबसे बड़ा साहित्यकार। हर कोई कहता है कि वही विजेता बनेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, वह जीत नहीं सकता। स्वामी, अभी भी कलम नहीं उठाई? कोई जल्दी नहीं, अभी बहुत समय है। कलम लाओ। सज्जनों, थोड़ा धैर्य रखें। एक और कविता है। अंगूर की मदिरा सुनहरी प्याली में चमकती है। पीने को मन हुआ तो घोड़े पर सवार होने की जल्दी है। रणभूमि में नशे में सो जाना, मुझ पर हंसना मत। प्राचीन काल से युद्ध में कितने लोग लौट कर आए हैं। यह तो एक और कालजयी रचना है। यह कविता किसने लिखी है? सिर्फ म्यू अक्षर लिखा है। मु, क्या यह वही है? ऐसा लगता है कि इस बार प्रथम स्थान निश्चित रूप से पेई कुमार का ही है। अद्भुत। दुनिया में इतनी अद्भुत प्रतिभा वाला कोई कैसे हो सकता है? हम जैसे लोगों ने दशकों तक पढ़ाई की, कब हम ऐसी रचना कर पाएंगे? रणभूमि में नशे में सो जाना, मुझ पर हंसना मत। प्राचीन काल से युद्ध में कितने लोग लौट कर आए हैं। मु कुमार। मु, राजधानी में तो शायद ही कोई परिवार मु उपनाम वाला है। मुझे याद है, वर्तमान के झेंगोगोंग TRNQUC शायद उनका उपनाम मु है। तुम मुजियान की बात कर रहे हो? असंभव। वह तो बस एक योद्धा है। वह भला कैसे ऐसी कालजयी रचना लिख सकता है? निश्चित रूप से यह किसी और की है। क्या मु कुमार यहाँ है? मैं पेई शाओजी हूँ। क्या तुम मु कुमार बाहर आकर मेरे साथ आमने सामने मुकाबला करने का साहस रखते हो? क्या देख रहे हो? जो मेरे पेई परिवार को सम्मान नहीं देता, मैं उसे राजधानी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। पेई परिवार, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। कौन? इतनी बड़ी बात करने का साहस किसे है? दाली के झेंगोगोंग मुजियान, तुम आ गए। मुगोंग,
क्या तुम मुझे अपने साथ खड़ी इन दो युवतियों से मिलवाओगे? मुजियान, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझसे इतने कठोर तरीके से नाता तोड़ लिया। लगता है तुम्हें कोई नई पसंद मिल गई है। ये दोनों कविताएं निश्चित रूप से मुगोंग की ही रचनाएं हैं, है ना? क्या तुम्हें पसंद आई? असंभव, तुम बस एक योद्धा हो। तुम जैसे लोग कभी महान विद्वान नहीं बन सकते। ऐसी कालजयी पंक्तियां तुमने निश्चित रूप से पैसे देकर खरीदी होंगी। दुनिया को धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम क्या चीज हो जो मेरी आलोचना करने की हिम्मत करते हो? मुजियान, तुमने मेरे पेई परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मुजियान, मुझे विश्वास नहीं है कि ये कविताएं तुमने लिखी हैं। अगर तुम मर्द हो तो आज रात मेरे साथ काव्य युद्ध करो। अगर मैं हार गया तो मैं साहित्यिक दुनिया से संन्यास ले लूंगा और कभी परीक्षा में भाग नहीं लूंगा। और अगर तुम हार गए तो घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगना और स्वीकार करना कि ये कविताएं तुमने खरीदी थी। बधाई हो मेजबान, आपने एक नया विकल्प सक्रिय कर लिया है। विकल्प 1, काव्य प्रतियोगिता से इनकार, पुरस्कार 1 लाख चांदी के सिक्के। विकल्प 2, काव्य प्रतियोगिता स्वीकार, पुरस्कार दूरबीन। मैं विकल्प 2 चुनता हूँ, भविष्य सम्मान। क्या दाव बहुत छोटा नहीं है? क्यों न हम अपनी जान का दाव लगाएं? पागल, क्यों डर गए? पेई परिवार का सबसे बड़ा विद्वान बस इतना ही है। दाव लगाने की हिम्मत नहीं है तो फिर इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? जान का दाव है तो जान का ही सही। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान गवाह रहे। यदि आज मैं मुजियान से काव्य प्रतियोगिता में हार गया तो मैं स्वेच्छा से अपनी जान दे दूंगा। जुबान दे दी तो वापस नहीं ली जा सकती। दुनिया में लाखों शब्द हैं पर प्रेम का शब्द ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। तो आप दोनों इसी प्रेम के विषय पर कविता लिखें। समय सीमा, एक धूप बत्ती जलने तक। बिना मदिरा के कविता, वीरता का रस कम हो जाता है। कोई है? मदिरा लाओ। देखो, लगता है उसके पास अब कोई शब्द नहीं बचे। मुझे लगता है वह नशे का नाटक कर रहा है। समय अभी भी पर्याप्त है। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, मेरे स्वामी एक महान विद्वान है। तुम जैसे तुच्छ लोग इसे क्या समझोगे? मुजियान, तुम जेंगोगोंग टीआरएन क्यूयूसी कौन हो? तुम शाही दरबार का प्रतिनिधित्व करते हो। पेई पुत्र साहित्य जगत के अग्रणी हैं। तुम एक योद्धा होकर उनसे हार जाओ तो इसमें कोई शर्म नहीं। क्या तुम थोड़ा झुक नहीं सकते? मेरे स्वामी कैसे हैं? यह चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा और मेरे स्वामी का अब कोई संबंध नहीं है। कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मदिरा भले ही अच्छी हो पर लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। कलम लाओ। ऊंची मीनार पर हवा धीरे धीरे चल रही है। दूर तक वसंत की उदासी छाई है। क्षितिज पर धुंधली सी उदासी है। घास के रंग और धुंधली रोशनी के बीच बिना कहे कौन अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा? मैं अपनी उन्मुक्तता को एक जाम में ढालना चाहता हूँ। मदिरा के साथ गीत गाते हुए जबरदस्ती की खुशी भी बेस्वाद है। वस्त्र ढीले पड़ रहे हैं पर मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम्हारे लिए यह दुबलापन भी सार्थक है। वस्त्र ढीले पड़ रहे हैं पर मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम्हारे लिए यह दुबलापन भी सार्थक है। क्या तुम हार मानते हो? तुम्हारी यह कविता भले ही अच्छी हो पर अभी समय बाकी है। क्या तुमने इसे पहले से ही आधे समय में नहीं लिख लिया था? इसे ज्यादा से ज्यादा बराबरी माना जाएगा। बराबरी? तुम्हारे पेई परिवार की बेशर्मी शायद 100 फीट मोटी होगी। यह असंभव है। तुम्हारी यह कविता निश्चित रूप से खरीदी हुई है, कहीं से चुराई हुई है। तुम्हारी आयु अभी 20 वर्ष भी नहीं है। इतनी गहरी पीड़ा कहाँ से आई? मैंने ही नकल की, सही कहा। हाँ, मैंने ही नकल की है। आप सभी ने सुन लिया होगा। उसने स्वीकार कर लिया। पेई परिवार की जीत हुई है। चूंकि मैंने सब कुछ नकल ही किया है तो क्यों न मैं 2 और कविताएं नकल कर लूं। क्या तुम्हें और नकल की आवश्यकता है? यह असंभव है। बिल्कुल असंभव। तुम इंसान हो या भूत? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है।
मैं पेई परिवार का प्रतिभाशाली हूँ। भावी झुआंगयुआन प्रथम स्थान प्राप्त करता। प्रधानमंत्री, मैं मर नहीं सकता, मैं हारा नहीं हूँ। जल्दी जाओ, झील में पेई युवा स्वामी को ढूंढो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पेई परिवार सिर्फ एक मजाक है। यह छोटी सी बात फेंफेंग फेंफेंग हो को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहतर होगा कि जाकर सांत्वना दें अपने उस छोटे प्रेमी को, वह तो लगभग टूट ही चुका है। पहले झेंगोगोंग TRNQUC कॉन्ग को उनकी हवेली वापस ले जाओ, अच्छे से देखभाल करना। इस मामले के बारे में मैं महाराज को सब सच सच बता दूंगी। युवा स्वामी नशे में नहीं है। यह सब उन्हें दिखाने के लिए था। जीतने के बाद नाटक क्यों किया? उस पे युवा स्वामी ने भी खुद को नहीं मारा। क्या युवा स्वामी की प्रशंसा कम है? कभी कभी जीवित रहना मरने से भी अधिक कठिन होता है। उसे मारने वाला मैं नहीं हो सकता। युवा स्वामी ने पीछे हटने का बहाना बनाकर आगे बढ़ने की चाल चली है। हत्या का कलंक नहीं लिया, बल्कि पेई परिवार को ही झूठा साबित कर दिया। उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। साहित्यिक जगत में भी मान सम्मान बचा लिया। महाराज का आदेश भी पूरा हो गया। एक तीर से 3 शिकार। यह तो बस शुरुआत है, असली तमाशा तो अभी बाकी है। पेई परिवार खुद को बहुत ऊंचा समझता है। पेई युवा स्वामी अगली पीढ़ी के मुखिया हैं। उन्हें झील में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी कविताएं पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। पेई परिवार हंसी का पात्र बन जाएगा। यह उनका घमंड तोड़ने का सही मौका है। यह सब महाराज की दूरदर्शिता है। झेंगोगोंग ने पेई परिवार की सत्ता हथियाने की उम्मीद तोड़ दी। पेई परिवार के लिए इसे बचाना मुश्किल होगा। क्या झेंगोगोंग को सतर्क रहने की याद दिलाऊं? कविता प्रतियोगिता पेई युवा स्वामी ने ही शुरू की थी। अपनी जान की बाजी लगाने का वादा भी उन्होंने ही किया था। हार मानकर भागने वाले भी वही थे। मुजियान ने उन्हें मजबूर नहीं किया। यह नुकसान पेई परिवार को ही सहना होगा। पेई युवा स्वामी को बचा लिया गया है। ठीक है, शाही शहर के कार्यालय से संदेश आया है। उन्हें रात भर में ही किन्हे वापस भेज दिया गया। चाहे जो भी हो, यह सब छोटी राजकुमारी की कविता सभा में हुआ था। शाही चिकित्सा कक्ष से कुछ औषधियां ले आओ। पेई परिवार को भेज दो। जो आ गया। डाचू के झाओ परिवार की मुख्य बेटी ने निमंत्रण भेजा है। वे झेंगोगोंग से मिलने का अनुरोध कर रही हैं। लुझोंग के झेंग परिवार की बड़ी बेटी भी तियानशांगजू में दावत तैयार की है। विशेष रूप से झेंगोगोंग को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। युवा स्वामी अब राजधानी के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। ये निमंत्रण पत्र तो अब स्टोर रूम में भी नहीं समा रहे। जिया एक्साई को बता दो, कह देना कि कल रात मैंने बहुत अधिक मानसिक श्रम किया है। मुझे आराम की आवश्यकता है और परीक्षाएं भी निकट है। मैं एक परीक्षक हूँ। छात्रों के साथ अधिक मेलजोल उचित नहीं है। मेरे पास एक निवेदन है। महाराज, मैं मुजियान एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। महाराज, वर्तमान में परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुकी है। सिफारिश की यह व्यवस्था केवल कुलीन परिवारों का बाजार बनकर रह गई है। साधारण विद्वानों के लिए आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं बचा है। अतः महाराज से निवेदन है कि पुरानी व्यवस्था को समाप्त करें, नए नियमों को पुनः स्थापित किया जाए। सुधार अनिवार्य है। यह सरासर बकवास है। पूर्वजों के नियमों को बदला नहीं जा सकता। क्या परीक्षा प्रणाली में अयोग्य लोगों को शामिल करना ही पवित्रता है? यह सीधे तौर पर राष्ट्र की नींव को हिलाने जैसा है। शांत हो जाइए। मुजियान, तुम्हारी इस पर क्या राय है? महाराज, मुझे लगता है कि मंत्री महोदय की बात में तर्क है। महाराज, मेरा एक और प्रस्ताव है। निवेदन है कि प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर एक आंतरिक मंत्रिमंडल इनर कैबिनेट का गठन किया जाए। आंतरिक मंत्रिमंडल सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अधिकारी 5वें दर्जे से ऊपर नहीं होंगे। उनके पास पद होगा पर सत्ता नहीं। निर्णय लेने का अधिकार केवल सम्राट का होगा। 6 विभाग केवल आदेशों का पालन करेंगे। इससे प्रधानमंत्री की शक्ति कम होगी और गुटबाजी पर रोक लगेगी। क्योंकि आप सभी को लगता है कि परीक्षा प्रणाली बदली नहीं जा सकती, तो फिर गुटबाजी का बोलबाला रहेगा। यदि प्रधानमंत्री पक्षपाती हुए तो शासन व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री के पद को हटाने का आग्रह करता हूँ। आंतरिक मंत्रिमंडल से इसे जड़ से समाप्त किया जा सकेगा। महाराज, मेरा मानना है कि झेंगोगोंग मुजियान ने बहुत जल्दबाजी की है। प्रधानमंत्री सम्राट के सहायक होते हैं, उन्हें इतनी आसानी से कैसे हटाया जा सकता है? हालांकि परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात तर्कसंगत है। सिफारिश की व्यवस्था अब दूषित हो चुकी है। साधारण विद्वानों के लिए उन्नति का कोई अवसर नहीं बचा है। इसलिए मैं झेंगोगोंग के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। परीक्षा प्रणाली में सुधार अब समय की मांग है। मुझे भी यह उचित लगता है, लेकिन इस वर्ष की परीक्षा निकट है। सुधार के लिए धैर्य और योजना की आवश्यकता है। चूंकि आप सभी मंत्रियों का यही मत है, तो हम इसे शीघ्रता से लागू करेंगे। आदेश जारी हो। आज से ही परीक्षा की सिफारिश प्रणाली समाप्त की जाती है। झेंगोगोंग की इस योजना पर 6 विभाग मिलकर विचार विमर्श करें। महाराज, मेरा एक और सुझाव है। निवेदन है कि दक्षिण और उत्तर के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। दक्षिण और उत्तर की अलग अलग सूची तैयार की जाए ताकि 13 प्रांतों के सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। आपकी दूरदर्शिता सराहनीय है झेंगोगोंग। हमें एक और घोषणा करनी है। झेंगोगोंग मुजियान और हमारी पुत्री शाओ शिउनिंग दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम विवाह की घोषणा करते हैं
जो शीघ्र ही संपन्न होगा। ज़ेंग गोगोंग, आपको बहुत बहुत बधाई। विवाह के अवसर पर हमें दावत में आमंत्रित करना न भूलें। प्रधानमंत्री की कृपा रही तो अवश्य आमंत्रित करूंगा। ज़ेंग गोगोंग, आपकी राजनीतिक चालें वाकई गजब की है। यह आंतरिक मंत्रिमंडल की व्यवस्था ने तो मुझे हैरान कर दिया। बस ज़ेंग गोगोंग ने मुझसे पहले कोई चर्चा नहीं की। दरबार में अचानक यह प्रस्ताव रखना, क्या यह थोड़ा बचकाना नहीं था? मैं तो नया हूँ, दरबार के नियमों से अनजान था। आशा है कि प्रधानमंत्री महोदय मुझे क्षमा करेंगे। ज़ेंग गोगोंग के मन में देश के लिए यह प्रेम, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन इस कदम से आपने बहुतों को नाराज कर दिया है। दरबार में अनगिनत कुलीन परिवार है। आगे चलकर शायद आपको कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इतिहास गवाह है कि सुधार बिना बलिदान के नहीं होते। अगर हम आगे भेड़ियों और पीछे बाघों से डरेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे यह पूरा साम्राज्य चाहिए। जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है वह सब दाली के सैनिकों का है। लू युनक्सुए, तुम्हारी उपाधि छीन ली गई है। तुम्हें 8वें दर्जे के अधिकारी के रूप में पदावनत किया जाता है। लू युनक्सुए, शाही आदेश स्वीकार करो। दादी, घबराइए मत। भले ही मेरी उपाधि चली गई हो, पर पेई परिवार का पद अभी भी सुरक्षित है। हमारे पास भविष्य में फिर से उठ खड़े होने का अवसर है। अधिकारी लू, आपका वह प्रेमी अब खुद ही मुश्किल में फंसा हुआ है। पेई जियांजी को अब आम आदमी बना दिया गया है। यदि महाराज ने उनके पुराने योगदानों का विचार न किया होता तो उनका जीवन कब का समाप्त हो चुका होता। वैसे महाराज ने आदेश दे दिया है कि ज़ेंग गोगोंग और राजकुमारी का विवाह शीघ्र ही संपन्न होगा। जब लू युनक्सुए ने सबके सामने ज़ेंग गोगोंग का अपमान किया था, क्या उसने आज के दिन के बारे में सोचा था? यह सब तुम्हारी अपनी जिद का नतीजा है। तुमने जिसे तुच्छ समझा उस मुजियान को आज वह ज़ेंग गोगोंग बन चुका है। 4थे दर्जे का सेनापति जो युद्ध और नीति दोनों में निपुण है, और जिसे तुमने चुना वह पेई जियांजी एक निकम्मा साबित हुआ। मेरे लू परिवार का भविष्य पूरी तरह नष्ट हो गया। तुम अभी जाओ और मेरे लिए मुजियान से विनती करो। मैं उससे विनती करूं, यह असंभव है। बांस को जलाया जा सकता है पर उसका स्वाभिमान नहीं मिटाया जा सकता। मैं लू युनक्सुए चाहे भूखी मर जाऊं पर उससे कभी मदद नहीं मांगूंगी। मुजियान, शायद सच में मेरी ही गलती थी। यह वस्तु वास्तव में अद्भुत है। ज़ेंग गोगोंग इन दिनों बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ इसी वस्तु के अध्ययन में लगे हैं। एक तो इस वस्तु के लिए और दूसरा परीक्षा निकट है। मैं निरीक्षक के रूप में मुझे निष्पक्ष रहना होगा। देखो, यदि दाली के सभी सैनिक इससे सुसज्जित हो जाए तो हमारी युद्ध क्षमता में भारी वृद्धि होगी। मैं चुनिंदा सैनिकों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, एक विशेष दस्ता तैयार करने के लिए जो दिन में छिपे और रात में कठिन मिशनों को अंजाम दे। ऐसे विशिष्ट सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए खर्च काफी अधिक होगा, है ना? एक योग्य विशेष सैनिक के लिए प्रति वर्ष कम से कम 100 तांबे के सिक्के चाहिए। मैं सोच रहा था, तुम मुझसे धन उधार लेना चाहते हो। इन वर्षों में मेरी जमा पूंजी, खेती की जमीन, दुकानें और शाही पुरस्कार, मैं तुम्हारे लिए 1 करोड़ सिक्के जुटा सकती हूँ। हालांकि विशेष दस्ता नाम बहुत सीधा साधा है, क्योंकि वे दिन में छिपते और रात में निकलते हैं। क्यों न इसे रात के पहरेदार, नाइट वॉच कहें? अच्छा, तो इसे रात के पहरेदार ही कहेंगे। राजकुमारी, आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। आपने मेरी इतनी सहायता की है। मैं नहीं जानता कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। मेरे पिता ने तो तुम्हें मेरे अधीन कर ही दिया है। आपको यह नाम पसंद आया? इस बार परीक्षा के दौरान क्या आपने कोई असामान्य गतिविधि देखी? असामान्य गतिविधि? पेई परिवार की ओर से तो कोई हलचल नहीं हुई। पेई परिवार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेई परिवार का ही कोई सदस्य हूँ। मैंने कुछ भी नहीं देखा। सही कहा। क्या आपको पेई शाओजी याद है? काव्य गोष्ठी के बाद से ही वह पागल हो गया था। परिणाम स्वरूप परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले उसका पागलपन का दौरा पड़ा और अपनी दासी को मारते समय वह झील में गिरकर डूब गया। अजीब है। मुझे याद है जब मेरी मृत्यु की खबर फैली थी तब पेई परिवार ने भी शोक व्यक्त करने के लिए दूत भेजे थे। क्योंकि ऐसा है तो हमें भी शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। वैसे भी हाल ही में कोई काम नहीं है। क्या आप मेरे साथ क्विंग नदी तक चलने का कष्ट करेंगे? स्वामी, क्विंग नदी पेई परिवार की पुश्तैनी जमीन है। इस बार हम साथ चलेंगे। सिर्फ कुछ ही अंगरक्षक साथ होंगे। क्या इस यात्रा में कोई अनहोनी तो नहीं होगी? जियाओ यून, चिंता मत करो, हम सिर्फ शोक व्यक्त करने जा रहे हैं। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है। महाशय ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। निश्चिंत रहें, हवा का रुख बदल चुका है। आपसे विनती है, मुझ पर दया करें। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी सहायता करें। हे न्याय के रक्षक, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दें। वह अभी बहुत छोटी है। यह तुम्हारे रोने की जगह नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पेई परिवार के खिलाफ जब चाहे शिकायत कर सकते हो? यहाँ से तुरंत चले जाओ, यहाँ और मत रुको। तुम्हारी बेटी के कारण पेई परिवार के युवा स्वामी के साथ दुर्घटना हुई। अधिकारियों ने तुम्हारे पूरे परिवार को दंडित नहीं किया है। यह पहले ही बहुत उदारता है। तुम यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे करती हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ।
रुक जाओ, तुम कौन हो? पेई परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? रुको वृद्धा, तुम्हारी बेटी को क्या हुआ? महाशय, आपसे विनती है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसे पेई परिवार वाले ले गए हैं। वे उसे पेई युवा स्वामी के साथ दफनाने वाले हैं। मुझे पेई परिवार के घर ले चलो। झेंगोगोंग का यहाँ आगमन हुआ है। क्या आप हमारे परिवार का तमाशा देखने आए हैं या फिर मेरे पुत्र को श्रद्धांजलि देने? पेई महोदय, अपना धैर्य बनाए रखें। मैं यहाँ से गुजर रहा था। सुना है कि पेई हवेली में लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ जांच करने आया हूँ। डाली के कानून के अनुसार ऐसी घटनाओं पर सख्त प्रतिबंध है। मुजियान, मेरा बेटा मर चुका है। वह तुम लोगों की प्रताड़ना के कारण मरा है। तुम अब ढोंग कर रहे हो, मेरे सामने कानून की बात करते हो। इस नीच दासी की बेटी ने मेरे बेटे को अपनी आंखों के सामने डूबते देखा, फिर भी उसे बचाया नहीं। वह मरने के ही लायक है। मैं चाहता हूँ कि वह हमेशा मेरे बेटे की आत्मा के सामने घुटने टेके। पेई लियांग, तुम मरने के लायक हो। झेंगोगोंग, शांत हो जाइए। अधीनस्थ ने जांच पूरी कर ली है। यह लड़की स्वेच्छा से पेई हवेली में दासी बनी थी। इस पर मृत्यु अनुबंध के हस्ताक्षर हैं। डाली के कानून के अनुसार निजी दासी स्वामी की संपत्ति होती है। स्वामी उसे कैसे भी दंडित करे, अधिकारियों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह पेई परिवार का निजी मामला है। गोंग महोदय, इस लड़की के माता पिता ने भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानूनी है। मुजियान, तुम उसे नहीं बचा सकते। तुम किसी को नहीं बचा सकते। इस किंगहे में मेरा पेई परिवार ही कानून है। तुम्हारे पिता भी उस समय कुछ नहीं कर पाए थे, आज तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, तुम भी इसी के लायक हो। राजधानी वापस चलो। जानवर, स्वामी, मुझे जाने दो। मैं उस पेई परिवार का सफाया कर दूंगा। होंगचेन, आवेश में मत आओ। पेई परिवार बहुत शक्तिशाली है। स्वामी का यह कदम घास में सांप को जगाने जैसा है। निंग महोदया, ल्यू महोदया, धैर्य रखें। स्वामी के मन में पहले से ही योजना है। महाशय, क्या सब कुछ तैयार हो गया है? स्वामी, अखबारों की पहली खेप रात भर में छाप दी गई है। कल तक यह पूरी राजधानी की गलियों में फैल जाएगी। अकादमिक, शराब खाने और गलियां, हर कोई जानता है। ज़्याओ यून, सेनापति, मेरी सैन्य मुहर लेकर शहर के बाहर मुख्य शिविर जाओ। शियानझेन शिविर के 1000 कुलीन सैनिकों को तैयार करो। सूरज उगने से पहले पूरे राजधानी में ये पर्चे चिपका दो। मैं चाहता हूँ कि ये मानव मोमबत्ती बनाने वाले परिवार सदियों तक अपनी बदनामी के लिए याद रखे जाएं। लुझों का पेई परिवार एक प्रतिष्ठित और विद्वान कुल, परंतु उनका वंशज इतना पागल हो गया कि उसने भेड़िए जैसा क्रूर कृत्य किया। आम महिलाओं का अपहरण कर उन्हें मोमबत्ती बनाकर जलाया। उनका हृदय इतना क्रूर और स्वभाव इतना हिंसक है। देवता और मनुष्य दोनों क्रोधित हैं। स्वर्ग और पृथ्वी उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। एक दीपक हजारों परिवारों के आंसुओं को रोशन करता है। एक मोमबत्ती हजारों हड्डियों को राख में बदल देती है। ऐसे कुल विद्वान होने के योग्य नहीं है। ये तो बस मानव मोमबत्ती बनाने वाले जल्लाद हैं। पेई परिवार के जानवर, हमारे कुलीन वंश का अपमान किया है। चलो लुझो चलते हैं। अपनी आंखों से देखो उस मानव मोमबत्ती बनाने वाले परिवार का अंत। दूसरे चाचा, सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मानव मोमबत्ती बनाने वाले परिवार की बदनामी पूरी राजधानी में फैल गई है। गुजिजी, डोंगशान और अन्य विद्वान प्रमुख बुद्धिजीवियों ने संयुक्त रूप से पत्र जारी किया है। मेरे पेई परिवार से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। हमारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। मु जी आन, बूढ़े कुत्ते पेई लियांग, बाहर निकल आओ। हमें देखने दो तुम्हारी वो मानव मोमबत्तियां। 100 साल पुराना पेई परिवार खत्म हो गया। मुजियान, तुम बहुत क्रूर हो। मुजियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आम लोगों को कुलीन परिवारों पर हमला करने के लिए उकसाने की, संपत्ति जलाना और शाही अधिकारियों को मजबूर करना? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? महाराज, मैं केवल पेई परिवार के कृत्यों को जनता के सामने लाया हूँ। जनता का आक्रोश मेरे उकसाने से नहीं, बल्कि पेई परिवार के अन्यायपूर्ण कार्यों का परिणाम है। मेरा अंतःकरण पूरी तरह से साफ है। बस करो। पेई लियांग मर चुका है। पेई परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी है। यह मामला यही समाप्त होता है। दरबार आदेश जारी करेगा। पेई परिवार को दंडित किया जाएगा ताकि जनता का गुस्सा शांत हो सके। तुम्हारे गुण और दोष एक दूसरे के बराबर हैं। महाराज, आप ज्ञानी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह मामला डाली के कानूनों की खामियों को उजागर करता है। निजी दासों का जीवन पूरी तरह से मालिक की इच्छा पर निर्भर है, तभी ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि निजी दासों के अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति दें। नए कानून स्थापित करें ताकि आम लोगों के जीवन और सम्मान की रक्षा हो सके। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तुम अभी जा सकते हो। वैसे तुमने जो वो
अखबार निकाला है वह काफी दिलचस्प है। इसे विस्तार से लिखकर एक रिपोर्ट के रूप में पेश करो। जो आज्ञा महाराज। ड्यूक, महाराज आपको सचेत करने के लिए कह रहे हैं। पेई परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस बार तो बस एक शाखा काटी गई है। दरबार में उनके लिए सहानुभूति रखने वाले बहुत से लोग हैं। अब सीमाएं अशांत है और राजधानी के भीतर भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार में कुछ लोग हैं जो एक ही जाल में सबको फंसाना चाहते हैं। मंत्री महोदय, वह मुजियान हद से ज्यादा मनमानी कर रहा है। पेई परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा को उसने इतनी नीच चालों से धूल में मिला दिया है। इस चलन को और बढ़ने नहीं दिया जा सकता। उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। जनमत को भड़काना और कुलीन वर्ग पर हमला करना, यह देश की नींव हिलाने जैसा है। अगर ऐसा चलता रहा तो कानून और व्यवस्था का क्या होगा? आप सब शांत रहें। मुजियान का यह कदम दिखने में उतावला है पर असल में बहुत शातिर है। उसने न्याय का झंडा अपने हाथ में ले लिया है। पेई परिवार का अहंकार दूसरों को मौका दे रहा है तो दोष किसका है? क्या हम उसे ऐसे ही मनमानी करने दें? इतनी जल्दी क्या है? क्या मुजियान खुद को वफादार और देशभक्त नहीं कहता? क्या वह दाली की सीमाओं की रक्षा नहीं करना चाहता? पेई परिवार का चौथा बेटा पेई शाओचुआ लंबे समय से उत्तर में तैनात है। मैंने पहले ही उसे पेई परिवार की दुर्दशा की खबर भेज दी थी। कौन जानता था कि यह लड़का सीधे श्योंगनु के पास चला जाएगा और उसने जोजियान राजा को सेना जुटाने के लिए उकसाया। उसकी मांग है कि शाओ शियोनिंग को शांति के लिए भेजा जाए। क्या मुजियान के पास शियानझेन शिविर नहीं है? क्या उसके पास रात में हमला करने वाली सेना नहीं है? उसे जाने दो। उसे नाम और यश चाहिए तो हम उसे मौका देते हैं। बस यह मौका उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा या गहरी खाई में गिराएगा, यह अब उसके हाथ में नहीं है। मंत्री महोदय की सोच बहुत ऊंची है। सीमाएं बहुत खतरनाक है। श्योंगनु की घुड़सवार सेना कोई मामूली लुटेरे नहीं है। अगर मुजियान हार गया तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी और अगर वह जीत भी गया तो सम्राट के लिए खतरा बन जाएगा। इतनी कम उम्र में सेना का नेतृत्व करना उसके लिए दिन आसान नहीं होंगे। इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि राजधानी की सेना के सभी सैनिक जान सकें कि उनका प्रिय झेंगोगोंग एक औरत के लिए शायद उन्हें सीमा पर मरने के लिए भेज रहा है। तुम ही बताओ, क्या वह इन सैनिकों को ले जा पाएगा? मुजियान, शांति समझौते के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मैं सेना लेकर उत्तर की ओर जाकर श्योंगनु को खदेड़ना चाहता हूँ। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे पिता के पास सिर्फ तुम एक ही बेटे हो। महाराज, शियोनिंग मेरी पत्नी है। आशा है कि महाराज अनुमति देंगे। इसके अलावा पेई शाओचुआ ने देश के साथ गद्दारी की है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। अभी से राजधानी के सभी सैनिक तुम्हारे आदेश पर होंगे। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। मेरी छोटी राजकुमारी को ब्याहने के लिए झेंगोगोंग। ऐसा नहीं है कि मैं आदेश का पालन नहीं करना चाहता, बस अब शिविर में अफवाहें फैल रही हैं कि झेंगोगोंग निजी स्वार्थ के लिए राजधानी की हजारों सैनिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। जबरदस्ती उत्तर की ओर कूच करना सिर्फ एक औरत की मुस्कान के लिए सैनिकों का मनोबल डगमगा रहा है। डर है कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। मुजियान, तुम यह मत समझो कि लुटेरों को हराकर तुम युद्ध करना सीख गए हो। वह श्योंगनु की घुड़सवार सेना उन भीड़ भाड़ वाले लोगों से तुलना करने लायक नहीं है। तुम मेरी राजधानी के सैनिकों की जान का उपयोग अपने दामाद का पद पाने के लिए करना चाहते हो। मैं लुओचेंग सबसे पहले सहमत नहीं हूँ। मेरी हूँ शिविर की सेना। तुम एक भी सैनिक को साथ नहीं ले जा पाओगे। बात समाप्त हुई। आप सभी सेनापतियों की चिंताएं मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु एक प्रश्न है जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। आज श्योंगनु का जोजियान राजा सीमा पर 10 लाख सैनिकों के साथ खड़ा है। वे राजकुमारी की मांग कर रहे हैं, वे धन की मांग कर रहे हैं, वे हमारी भूमि मांग रहे हैं। यदि आज हम एक कदम पीछे हटकर राजकुमारी को उनके हवाले कर दें तो कल जब वे 10 लाख चांदी की मुद्राएं मांगेंगे, क्या हम देंगे? परसों जब वे लियून के 16 प्रांत मांगेंगे, क्या हम उन्हें सौंप देंगे? मैं मुजियान आज यहाँ यह कहने नहीं आया कि तुम मेरे साथ मर जाओ या किसी वीरता के पुरस्कार के लिए लड़ो। मैं बस तुमसे यह पूछने आया हूँ, क्या तुम घुटनों पर टिककर जीना चाहते हो, यह देखते हुए कि तुम्हारी बहनें और बेटियां सीमा पार भेजी जा रही हैं, उनकी मनमानी सहते हुए, या फिर तुम शान से खड़े होकर मरना चाहते हो, अपने हाथों में तलवार और भाला लेकर अपने लिए, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक शांतिपूर्ण युग का निर्माण करो। एक ऐसा साम्राज्य बनाओ जिसे कोई छूने की हिम्मत न करे। दाली का गौरव। सेनापति लोग, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? जब से मैंने सेना में कदम रखा है मैंने कभी जीवित लौटने की सोची ही नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ और उन हुकुआन शिविर के भाइयों को भी बताओ कि क्या देश की रक्षा करते हुए मरना, युद्ध के मैदान में वीर गति पाना बेहतर है, या फिर बाद में लोग तुम्हारी पीठ पीछे उंगलियां उठाएं, तुम्हें कोसे और अपनी बेटियों को भेंट में देकर शांति मांगने की कायरता में घुटकर मरना बेहतर है। मैं किसी पर भी दबाव नहीं डालूंगा। कल मैं अभ्यास मैदान में ध्वज लगाऊंगा। जो भी मेरे साथ उत्तर की ओर चलना चाहता है देश की सीमाओं पर दुश्मनों को रोकने के लिए, और जिसे लगता है कि मैं मुजियान तुम्हारी जान का सौदा अपने सम्मान के लिए कर रहा हूँ, वे राजधानी में ही रुक सकते हैं। मुझे केवल वे सैनिक चाहिए जो लड़ने का साहस रखते हैं। हम्मा, देखता हूँ कि यह सब कैसे समाप्त होता है। क्या तुम्हें अपमान महसूस होता है? एक स्त्री के वस्त्र तुम्हारे युद्ध के झंडों पर लटका दिए जाएं, तो क्या तुम्हें यह असहनीय नहीं लगेगा? वे श्योंगनु लोग जो मांग रहे हैं वह केवल एक राजकुमारी नहीं है, वह पूरे दाली साम्राज्य के ऊपर तुम में से हर एक के ऊपर ओढ़ा दिया गया एक ऐसा वस्त्र है जिसे तुम कभी उतार नहीं पाओगे। अपमान का वस्त्र। आज हम राजकुमारी को भेज रहे हैं, क्या यह अपमान नहीं है? कल वे हमारे शहर मांगेंगे,
हमारा धन मांगेंगे, क्या वह अपमान नहीं होगा? जब वह दिन आएगा जब उनके लोहे के घोड़े हमारी सीमाओं को रौंद देंगे, तुम्हारे घरों में घुस आएंगे, तुम्हारी पत्नियों और बेटियों का अपमान करेंगे, तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? तब तुम अपमान महसूस कर सकते हो। मैं मुजियान आज यहाँ खड़ा हूँ किसी महान रक्षक का ढोंग करने के लिए नहीं। मैं बस एक पुरुष हूँ, एक ऐसा पुरुष जो अपनी स्त्रियों को शांति के बदले सौंपना नहीं चाहता। यह शांति घुटनों पर टिककर नहीं मिलती, यह तलवार और भाले से जीती जाती है। यदि तुम वीरों की भांति जीना चाहते हो तो मेरे साथ उत्तर की ओर चलो। उन शौंगनों कुत्तों को धूल चटा दो, उनकी टेढ़ी तलवारें तोड़ दो और जो अपमान उन्होंने हमें दिया है उसे वापस लौटा दो। 100 गुना 1000 गुना वापस लौटाना है। आगे आओ, मैं तुम्हें युद्ध के घोड़े छीनने ले जाऊंगा, मवेशी छीनेंगे, वीरता का श्रेय लेंगे। दुश्मन के लहू से अपनी सैन्य उपलब्धियों को लाल रंग से रंग दो, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जब भी तुम्हारा नाम ले तो गर्व से सिर उठाकर कह सके, मेरे पिता मेरे दादा अपने समय के महान योद्धा थे। मैं जा रहा हूँ शौंगनुओं को हराने, सैन्य गौरव अर्जित करने। हुजूर शिविर के लुओचेंग उत्तर की ओर कूच करने के लिए तैयार है, आग और पानी में भी कूदने को तैयार, मृत्यु का भय नहीं। इसमें सम्राट द्वारा दी गई स्वर्ण औषधि है और महल की गुप्त विषनाशक गोलियां शायद काम आ जाएं। उत्तर की भूमि बहुत ठंडी है, अपना ध्यान रखना। यह लबादा मैंने और राजकुमारी ने साथ मिलकर चुना है। निश्चिंत रहो, मेरे लौटने का इंतजार करना। मैं इसे दाली के मंदिर में मांग कर लाई थी। तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही होगा। आपकी यह यात्रा लंबी और कठिन है। यह कलाई का कवच भले ही हल्का हो, पर यह हमेशा आपके साथ रहेगा। तुम लोग चिंता न करो, मैं सुरक्षित वापस आऊंगा। स्वामी, मैं भी साथ चलना चाहता हूँ। रेड डस्ट, तुम्हारा काम इससे भी महत्वपूर्ण है। तुम्हें राजधानी में रुकना होगा, मेरे घर की रक्षा करनी है और कुछ लोगों पर नजर भी रखनी है। जी स्वामी, युद्ध में तलवारें दया नहीं करती, हर कदम पर सावधानी बरतना। अगर किसी ने पीठ पीछे खंजर घोंपने की हिम्मत की तो मैं उसे सबसे पहले नहीं छोड़ूंगा। कूच करो। गोंग 100 मील आगे वही वुवेई शहर की बाहरी सीमा है। संदेशवाहक आया है, शौंगनु घुड़सवारों के छोटे दल देखे गए हैं। लगता है वुवेई शहर घिर चुका है। शौंगनु इतनी जल्दी कैसे आ गए? वुवेई शहर के रक्षक जनरल शियाजुए सोंग एक अनुभवी योद्धा है, लेकिन उनकी सेना कम है। डर है कि वे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हम सीधे वुवेई नहीं जा सकते। शौंगनु घुड़सवार हर जगह फैले हैं। 3000 सैनिकों के साथ हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। झाओ यून, स्वामी, मैं यहाँ हूँ। तुम 200 सैनिकों को लेकर तेजी से आगे बढ़ो, मुख्य मोर्चे से बचकर वुवेई शहर के पश्चिमी तरफ वुल्फ हेड माउंटेन में छिप जाओ। दुश्मन की स्थिति का पता लगाओ, मेरे आदेश का इंतजार करो। जी लुओचेंग, गो जिंगदे, स्वामी, मैं यहाँ हूँ। तुम दोनों एक 1000 सैनिक लेकर वुवेई शहर के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाओं में 30 मील दूर छिपकर शिविर लगाओ। अधिक सैनिक भेजो, आसपास के शौंगनु जासूसों को खत्म करो, लेकिन मुख्य सेना को उजागर मत करना। मेरे आदेश के बिना कोई भी युद्ध शुरू नहीं करेगा। जो आज्ञा। स्वामी, क्या आप खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि शौंगनु की मुख्य सेना को आकर्षित कर सकें और फिर झाओ यून को अचानक हमला करने का मौका दे सकें? लू और गो दोनों सेनापति पार्श्व से आक्रमण करें। शौंगनु लोग घमंडी हैं, वे देखते हैं कि हमारी सेना कम है और यह शाही आदेश का संकेत है। वे निश्चित रूप से हमें एक ही बार में निगल जाना चाहते हैं। दुश्मन को हराने के लिए पहले उनके सरदार को मारना होगा। हम इसी वुवेई शहर के नीचे उनके साथ पहली लड़ाई लड़ेंगे। यह लड़ाई न केवल वुवेई की घेराबंदी को तोड़ेगी बल्कि हमारा शौर्य भी सिद्ध करेगी। शौंगनु लोगों को पता चलना चाहिए कि दाली की तलवारें अभी कुंद नहीं हुई हैं। सूचना, स्वामी, वुवेई शहर से 50 ली दक्षिण पश्चिम में शौंगनु घुड़सवारों का एक बड़ा दल देखा गया है। वे भारी संख्या में आम नागरिकों को बंदी बनाकर शहर की ओर हाँक रहे हैं। उनकी मंशा नेक नहीं है। कितने लोग हैं? कितने नागरिकों को बंदी बनाया है? शौंगनु घुड़सवार लगभग 500 है। नागरिक 2000 से कम नहीं है। ज्यादातर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे हैं। आदेश सुनो, रात में एकत्र न हो। लुओ चेंग और गो जिंगदे की टुकड़ियां मूल योजना के अनुसार कार्य करें। झाओ यून, संदेशवाहक कबूतर से सूचना भेज दो। योजना में कोई बदलाव नहीं। बाकी लोग मेरे साथ चलो। पहले इन जानवरों का सफाया करेंगे। लोगों को बचाना है। क्या तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो जिसने चमड़े का लबादा पहना है और सिर पर पंखों का मुकुट लगाया है? वह उनका 100 सैनिकों का कमांडर है। तीरों की पहली बौछार मुख्य रूप से उस कमांडर और बाहरी घुड़सवारों को निशाना बनाना। मेरे संकेत का इंतजार करो। 3 बार तीर चलाने के बाद मेरे साथ धावा बोल देना। सीधे बीच की सेना में घुसना। उस कमांडर का सिर काट दो। जल्दबाजी में युद्ध का निर्णय लो। युद्ध में उलझना नहीं है। नागरिकों को बचाने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर निकल जाना, समझा? छोड़ो। दुश्मन का हमला, व्यूह रचना करो। ये तो दक्षिण के घुड़सवार हैं। मारो, एक को भी जीवित मत छोड़ना।
जल्दी नागरिकों को संगठित करो, हमारे पीछे पीछे उत्तर पूर्व की ओर चलो, जल्दी। स्वामी, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में बड़ी संख्या में शोंगनू घुड़सवार देखे गए हैं। हजारों की संख्या में वे हमें घेरने आ रहे हैं। लुओ चेंग और गो जिंगदे, वे उत्तर पूर्व में ज्यादा दूर नहीं होंगे। नागरिकों को लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ो, मैं पीछे से मोर्चा संभालता हूँ। स्वामी, यह उचित नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। आदेश का पालन करो, जल्दी जाओ, नागरिकों की रक्षा करो। जी। क्या डर रहे हो? हर युद्ध में हम सबसे आगे रहे हैं, मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, तो फिर इन शोंगनू कुत्तों को दिखा दो कि दाली के वीर क्या होते हैं। व्यूह बनाओ, दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ओए दक्षिण के छोरे, इतने कम लोग, क्या तुम घास के मैदान के बाजों का रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो? अगर तुम घुटने टेककर दया की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें सम्मान के साथ दफनाने की अनुमति दे दूंगा। घेरा बनाओ, तीरंदाजों को तैयार करो, मेरे संकेत पर घोड़ों को निशाना बनाओ, सवारों को नहीं। आक्रमण, उन्हें कुचल डालो, छोड़ो। बाई विंग के उस कमांडर को निशाना बनाओ, छोड़ो। बिखर जाओ, पार्श्व से घेरो, उनके करीब पहुंचो, उनके तीर हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बढ़िया, व्यूह बदलो, भाले की नोक फेंगशी बनाओ, मेरे पीछे आओ, मारो। सामने कौन है? अपनी पहचान बताओ। हम जनरल लो और जनरल गो के सैनिक हैं। स्वामी 100 सैनिकों के साथ पीछे से रक्षा कर रहे हैं। वे हजारों शोंगनू घुड़सवारों से घिरे हुए हैं। वहाँ धिक्कार है। भाई गो, तुम आधी सेना लेकर जाओ, आम लोगों को सुरक्षित शिविर तक पहुंचाओ, बाकी मेरे साथ स्वामी को बचाने चले। जो आज्ञा। भाई लो, सावधान रहना। स्वामी, डटे रहिए, जी लोंग आ गया है। दुश्मन, मेरे स्वामी को छूने की हिम्मत मत करना। लुओ चेंग यहाँ है। चांगशान का झाओ जी लोंग यहाँ है। स्वामी, चिंता न करें। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो, जनरल टीएगे को सूचित करो। घायलों का उपचार करो, युद्ध के परिणामों की गणना करो। मेरे आने में देरी हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। स्वामी, स्वामी ने 100 घुड़सवारों के साथ हजारों की सेना को रोक दिया। आपने लोगों को विनाश से बचाया है, यह मेरा कर्तव्य था। मैं नतमस्तक हूँ। स्वामी, आपकी चोट कैसी है? कोई बात नहीं, बस मामूली खरोच है। जनरल लो, आप बिल्कुल सही समय पर आए। जीलोंग, वुवेई शहर की स्थिति क्या है? झेंगोगोंग, आप अंततः आ ही गए। कल रात शहर के बाहर युद्ध का शोर गूंज रहा था। मुझे पता था कि सहायता आ रही है। सोचा न था कि आप स्वयं पधारेंगे, और आपने क्या शानदार युद्ध लड़ा है। मैं पूरे वुवेई शहर की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। झेंगोगोंग, आपकी जान बचाने के लिए हम ऋणी हैं। जनरल, औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है, आपने इस अकेले शहर की रक्षा की है। आपका परिश्रम सराहनीय है। वर्तमान स्थिति क्या है? युवराज, शोंगनू का अग्रिम कमांडर हेलियन टिएगे है। उनके पास लगभग 10,000 भाड़े के सैनिक हैं। वे शहर के उत्तर में 10 मील दूर डेरा डाले हुए हैं। कल हमने जिन्हें हराया था वे उन्हीं का एक हिस्सा थे। पकड़े गए शोंगनू घायल सैनिकों के अनुसार टिएगे वामपंथी राजा की मुख्य सेना की प्रतीक्षा कर रहा है, और साथ ही फारसी व्यापारियों से खरीदे गए शहर की दीवारों को तोड़ने वाले हथियारों का इंतजार है। यही कारण है कि शोंगनू लोग हाल ही में आम लोगों को शहर के नीचे जहरीले तेल की आग में झोंक रहे हैं। उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वुवेई शहर में अनाज और तीर कमान अभी 1 महीने तक चल सकते हैं, लेकिन सैन्य बल केवल 5,000 है, और उनमें से अधिकांश कबीले के लोग हैं जो खुले मैदान में लड़ने के आदी हैं। वे शोंगनू घुड़सवारों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई चिंता की बात नहीं, हम जो 3,000 सैनिक साथ लाए हैं वे सभी कुलीन घुड़सवार हैं। स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। सबसे जरूरी है दुश्मन का मनोबल तोड़ना। जनता को आश्वस्त करें, राजशाही सेना की प्रतीक्षा करें। टिएगे जनता को तेल में जलाकर शहर जीतना चाहता है। मैं उसकी यह मंशा पूरी नहीं होने दूंगा। निकम्मे, 1,000 योद्धा 100 दक्षिणवासियों को नहीं हरा सके और 300 से अधिक सैनिक खो दिए। अलुताई, क्या तुम्हारी वीरता कुत्तों ने खा ली है? सेनापति, क्रोध शांत करें। महाशय अलुताई निश्चित रूप से दक्षिणवासियों की चाल में फंस गए हैं। वुवेई शहर में सहायता सेना आ गई है। सेना का नेतृत्व करने वाला मुजियान ही हो सकता है। मुजियान,
हूँ ही वही लड़का जिसने तुम्हारे पेई परिवार को परेशान कर रखा है। सुना है वह काफी काबिल है। वही है सेनापति, यदि इस व्यक्ति को नहीं हटाया गया तो यह भविष्य में बड़ी मुसीबत बनेगा। चूंकि वह आ ही गया है तो यह हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, मैं तो शहर में आग लगाकर धीरे धीरे वही शहर को नष्ट करना चाहता था। अब जब वह खुद चलकर आया है तो मैं पहले उसे खत्म करके अपना दबदबा दिखाऊंगा। आदेश दो, कल पकड़े गए सभी दक्षिणवासी गुलामों को ले आओ शहर की दीवार के नीचे। मैं मुजियान के सामने सबको सजा दूंगा। देखते हैं वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वही शहर के लोगों सुनो, मैं दा बाउनु जोजियान राजा के शिविर का सैन्य सलाहकार हूँ। पेई शाओचू, तुम जैसे कुछ लोग मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो। तुम मेरी शक्ति से अनजान हो। सेना की टिएगे दयालु हैं, तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं। शहर के द्वार खोलकर आत्मसमर्पण कर दो तो जान बच सकती है, अन्यथा मैं इन सभी कैदियों को जीवित नरक की आग में झोंक दूंगा। तुम्हारी शहर की दीवारों को जलाकर राख कर दूंगा। मुजियान, यदि तुम्हें हिम्मत है तो बाहर आओ और हमारे सेनापति से युद्ध करो। कायरों की तरह छिपना बंद करो। जेंग गोगोंग, मुझे अपने सैनिकों के साथ नीचे जाने दे। उन जानवरों का खात्मा कर दूंगा। वे बस हमें उकसाना चाहते हैं ताकि हम शहर से बाहर निकलकर युद्ध करें। तोपें और हथियार तैयार हैं। जेंगोगों के आदेशानुसार सब तैयार है। शहर के सभी धनुष और पत्थर फेंकने वाली मशीनें उत्तरी द्वार पर केंद्रित हैं। तीर और पत्थर तेल में भिगो दिए गए हैं। अच्छा, पेई शाओचू को बताओ, उसे कहो कि जो सबसे काबिल योद्धा है उसे बाहर भेजे। मैं खुद उससे द्वंद्व युद्ध करूंगा। यदि वह जीत गया तो मैं शहर खोलने पर विचार कर सकता हूँ। यदि वह हार गया तो उसे तुरंत आधे कैदियों को रिहा करना होगा। अगर हिम्मत है तो हमारे सेनापति से द्वंद्व करो। दक्षिणवासी हमेशा से कमजोर रहे हैं। द्वंद्व युद्ध, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? पेई, उसे बताओ, मैं खुद उससे मुकाबला करूंगा। उसे बाहर आने के लिए कहो। तुम ही एलियान टिएगे हो। आओ और अपनी मौत का सामना करो। दक्षिण के बर्बर, मरो। इस दक्षिणवासी में इतनी ताकत कैसे है? तुम हार गए, अब कैदियों को छोड़ो। पेई शाओचू, तुम देशद्रोही। अब और क्या कहना बाकी है? तुरंत आधी प्रजा को रिहा करो, वरना मैं पहले इसका वध कर दूंगा और फिर तुम्हारे शिविर को रौंद दूंगा। इन्हें रिहा करो। बाकी लोगों को भी वापस जाने दो, वरना मैं अभी इसी क्षण इसका अंत कर दूंगा। ये दक्षिणी लोग बहुत धूर्त हैं। सबको रिहा कर दिया। अगर तुमने सेनापति को रिहा नहीं किया तो क्या होगा? तुम्हारे पास मोल भाव करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं 3 तक गिनूंगा। रिहा करो। तीर चलाकर संकेत दो। तीर छोड़ो। चलो। नीच दक्षिणी लोग, धोखे से हमारी विशाल सेना को हरा दिया। यह वीरों का काम नहीं है। हिम्मत है तो मुझे छोड़ो, फिर से युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में छल कपट का कोई स्थान नहीं होता। इसके अलावा तुमने प्रजा के खून से होली खेली है। क्या यह वीरों का काम है? बताओ, वाम राजा लेफ्ट किंग की मुख्य सेना कब पहुंचेगी? उनकी सैन्य शक्ति कितनी है? उनका इरादा क्या है? और पेई जियांजी ने रास्ता दिखाने के अलावा तुम्हें और क्या दिया है? धिक्कार है। मारना है तो मार डालो। मैं घास के मैदानों का वीर योद्धा हूँ। कभी अपने महान खान के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। जल्दबाजी मत करो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत समय है। इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसे मार मत डालना। मुझे इससे कुछ मोल भाव करना है। सेना की टाइगे टाइजी, सुना है घास के मैदानों के योद्धा मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन मैं चिकित्सा विज्ञान का थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। मैं मानव शरीर के उन सभी मर्म बिंदुओं को जानता हूँ जो असहनीय पीड़ा और दर्द पैदा करते हैं। सेनापति, चूंकि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो चलो किसी और विषय पर बात करते हैं। उदाहरण के लिए, सेनापति, तुमने कब से वाम राजा की सेवा शुरू की? पहली बार दक्षिण में हमला करते समय कितनी बस्तियां लूटी? यह सब तुम्हारी करतूत है। तुमने कहा था कि मुजियान चिंता का विषय नहीं है। अब सेनापति टाइगे पकड़े गए हैं।
सेना तितर बितर हो गई है। हम महान खान को क्या जवाब देंगे? सेनापतियों, शांत हो जाइए। युद्ध में हार जीत तो चलती रहती है। सेनापति काइगे ने दुश्मन को कम आंका और जल्दबाजी की, इसीलिए यह हार हुई। अभी सबसे जरूरी है कि वाम राजा को सूचित किया जाए। महान खान से तुरंत बड़ी सेना भेजने का आग्रह करें। वह मुजियान बहुत धूर्त है, उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। काइगे पकड़े गए। 10,000 की अग्रिम सेना आधी खत्म हो गई। पेई महोदय, क्या यही वह था जो तुमने कहा था कि वुवेई शहर आसानी से मिल जाएगा? महान खान, शांत हो जाइए। सच तो यह है कि मुजियान बहुत चालाक है। सेनापति काइगे फिर से उसकी चाल में फंस गए। अब वुवेई शहर की सैन्य शक्ति बढ़ गई है। इसे जीतना वास्तव में कठिन है, लेकिन मेरे पास एक योजना है जिससे बिना लड़े ही दुश्मन को झुकाया जा सकता है। यहाँ तक कि मुजियान को भी पकड़ा जा सकता है। ओह, बताओ। मुजियान बहुत भावुक व्यक्ति है, खासकर अपनी मंगेतर के प्रति। वर्तमान नवी राजकुमारी। हम यह अफवाह फैला सकते हैं कि अगर उसने सेनापति काइगे को रिहा नहीं किया तो, और स्वयं नगर से बाहर आकर आत्मसमर्पण की याचना करें और दाली के सम्राट से पुनः राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखें और विशेष रूप से मुजियान को स्वयं राजकुमारी को छोड़ने का आदेश दें। उस समय दाली के दरबार में वे लोग जो उनसे घोर घृणा करते हैं अवश्य ही दबाव डालेंगे। दाली के सम्राट उस दबाव को झेल नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से राजकुमारी के विवाह का आदेश दे देंगे। यदि मुजियान ने आदेश का उल्लंघन किया तो यह राजद्रोह होगा, और यदि वह आदेश मानकर राजकुमारी को ले गए तो रास्ते में यही हमारे प्रहार करने का सर्वोत्तम अवसर होगा। यह मन को जीतने की चाल है। यह विचार रोचक है। तो फिर तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। वुवेई शहर के बाहर जाकर घोषणा करवाओ। साथ ही बाज के माध्यम से संदेश भेजो राजधानी में हमारे मित्रों को, ताकि वे दरबार में आग में घी डालने का काम करें। मुजियान, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम क्या निर्णय लेते हो। यह पत्र शियोनिंग ने लिखा है। इसमें लिखा है कि हाल ही में दरबार के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से याचिका दी है कि शोंगनू की शक्ति बहुत अधिक है, उनसे सीधे लड़ना संभव नहीं है, इसलिए विवाह के माध्यम से शांति स्थापित की जाए ताकि देश की शक्ति को संचित किया जा सके। उन्होंने पुनः शियोनिंग के विवाह का प्रस्ताव रखा है और अफवाहें भी हैं कि वाम राजा ने विशेष रूप से कहा है कि मुझे स्वयं राजकुमारी को सीमा तक पहुँचाने जाना होगा ताकि मेरी निष्ठा सिद्ध हो सके। स्वामी, यह चाल अत्यंत घातक है। चाहे आप इस आदेश को स्वीकार करें या न करें, दोनों ही स्थितियों में आप संकट में फंस जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करना सम्राट को धोखा देने का बड़ा अपराध है, और यदि आदेश का पालन किया तो वुवेई शहर और सेना की सुरक्षा से दूर रास्ते में संकट चारों ओर घात लगाए बैठा होगा। शोंगनू लोग अवश्य ही घात लगाकर बैठे होंगे, और राजकुमारी, वह मेरी मुजियान की महिला है, उन्हें छूने की हिम्मत कोई न करे। वुवेई शहर, मैं एक कदम भी यहाँ से नहीं हटूंगा। विवाह के माध्यम से शांति, जब तक मैं जीवित हूँ यह संभव नहीं। स्वामी, यदि दरबार वास्तव में ऐसा आदेश देता है तो सेनापति के लिए कुछ आदेशों का पालन न करना ही उचित होता है, विशेषकर ऐसे अनुचित आदेशों का। मैं मुजियान जब सीमा पर आ ही गया हूँ तो इस युद्ध को समाप्त करके ही दम लूंगा। शोंगनू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे फिर कभी दक्षिण की ओर देखने की हिम्मत न करें। रही बात दरबार के उन नीच लोगों की, तो मेरे वापस लौटने पर मैं उनसे अपना हिसाब चुकता कर लूंगा। हम आपके साथ युद्ध में प्राण देने को तैयार हैं, स्वामी। स्वामी, शहर के बाहर शोंगनू लोग चिल्ला रहे हैं। उनकी बातें बिल्कुल पत्र में लिखे संदेश के समान है। ऐसा लगता है कि दरबार में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। जियान, यदि वास्तव में वह दिन आ जाए तो मेरे बारे में चिंता मत करना। तुम दाली के जेंगोगोंग हो, तुम सीमा के सैनिकों की रीढ़ हो, तुम्हारा युद्ध का मैदान वही है। शियोनिंग, मैं कभी भी तुम्हें ढाल बनाकर अपनी जान नहीं बचाऊंगा। वे दरबार का दबाव डालकर मुझे झुकाना चाहते हैं, यह उनका सपना ही रहेगा। वाम राजा, पेई जियानजी और दरबार के वे दुष्ट, तुम सब मेरी जान लेना चाहते हो, तो यह तो देखो कि तुम में इसे लेने का साहस है भी या नहीं।